मेरा जन्म पटना में हुआ था। एजुकेशन जो है मेरी वो झुमरी तलैया से हुई है। उसके बाद BHU चला गया, वहीं पर राघव आदित्य से मेरी दोस्ती भी हुई। ये आपके जूनियर है? हाँ। आइडिया कब आया? फॉर्चुनेटली 2017 में हमको वो मौका मिला एंड दैट इज हाउ ये हमारी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आई। वी आर अ डीप टेक बैटरी कंपनी, वी से दैट। कैसे आया कि मतलब आप स्टार्टअप करना है? जब पढ़ाई करते थे तो बचपन में लालटेन जलाकर हमने पढ़ा हुआ है, वो दौर देखा हुआ था हमने। जो भी चीजें जिन्होंने आपकी जर्नी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। हमने बचपन से इलेक्ट्रिसिटी देखी है तो हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दरभंगा से दूर एक छोटा सा गांव था, उनके लिए 6 बजे के बाद दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी और वहाँ पे हमने एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट लगाई थी। वहाँ पे एक घर था तो उन्होंने बोला कि भैया आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरे घर में उजाला दे। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि वो कैसी फीलिंग रहती है, क्योंकि आपके एक छोटे से मेहनत से बहुत सारे लोगों की लाइफ सुधरती है। मुझे स्वदेश याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल वो वैसा ही एक्सपीरियंस। जब भी वो फोटोज देखते हैं ना तो लगता है कि यार, जो एनर्जी इंडस्ट्री है इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं? पेशेंस वाला पार्ट हमारे लिए स्ट्रगल रहता है। हमारे कस्टमर्स को लगता है कि वो क्यों नहीं, जादू क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोग कहाँ पर मौजूद हैं? इंडिया के ऑलमोस्ट सारे पिन कोड्स में। चाइना ट्रैप से कैसे बचेंगे इंडियंस? बहुत सारे इंजीनियर्स मिलकर अगर अच्छी बातें करेंगे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत सारे नए कंपनीज निकल पाएंगे और फिर देश ज्यादा अच्छा कर पाएगा। वेरी नाइस। आपको लगता है आप सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपको कंज्यूम कर जाता है। नेक्स्ट 10 इयर्स में इन्वर्टेड को आप कहाँ देखते हैं? एनर्जी इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में से एक है आजकल, जिस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे साथ राहुल राज और राघव जैन हमारे साथ हैं, इन्वर्टेड एनर्जी के फाउंडर्स। और हम इनसे बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, एनर्जी किस तरह से काम कर रही है आजकल देश में हमारे। और लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि राहुल और राघव आप लोग अपना परिचय अपने स्टाइल में एक बार दें, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्हें। शो पर इनवाइट करने के लिए धन्यवाद रंजना। मेरा नाम राहुल है और मेरा जन्म पटना में हुआ था। मैं पटना में पला बढ़ा और मेरे जो एजुकेशन जो है मेरी वो झुमरी तलैया से हुई है। वहाँ सैनिक स्कूल था। मैं बीच में बोलना चाहूंगी कि आप हमारे दूसरे फाउंडर हैं जो झुमरी तलैया से हैं, क्योंकि फाउंडर्स फ्रॉम झुमरी तलैया। झुमरी तलैया बड़ा फिल्मी नाम है, लेकिन मतलब अभी ये इत्तेफाक ही है कि हमारे यहाँ झुमरी तलैया से लोग आ रहे हैं। तो हाँ, और एक रीजन भी होता है, मैं जिक्र कहीं भी डिस्कशन होता है उसका करता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक फिक्शनल नेम है। हाँ, पर झुमरी तो यार रियल वर्ल्ड में स्टे करता है। बिहार में सैनिक स्कूल था, वहाँ पर जब मैं बढ़ रहा था तो वहाँ पर मैंने 10th तक की पढ़ाई की। फिर पटना में पढ़ाई, मैंने अपना इंटरमीडिएट किया था। उसके बाद BHU चला गया। सो BHU में इंजीनियरिंग, IIT BHU में इंजीनियरिंग हुई। वहीं पर राघव आदित्य से मेरी दोस्ती भी हुई। और कॉलेज से निकलने के बाद मैं नो आर्टिस्ट में था, GS एसोसिएट यहाँ पर कुछ दिनों तक था मैं एज अ कंसल्टेंट, एज अ डेटा साइंटिस्ट। 16 के अराउंड मुझे ये लगने लगा कि शायद 2016 के अराउंड, हाँ, वो उस समय मुझे ये लग रहा था कि कुछ किया जा सकता है और करने के लिए मुझे सबसे अच्छे जो दोस्त हैं उनसे बात करनी होगी। सो मैंने इन लोगों से बात की और इनके दिमाग में भी वो चल रहा था। इन्होंने पहले भी स्टार्ट किया था, राघव इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, तो उसने पहले भी स्टार्ट किया हुआ था कंपनीज ने, वो पूरा का पूरा दौर देखा हुआ है स्टार्टअप्स का। हाँ। लेकिन ये बहुत अमेजिंग है ना आप दोनों का कि ये आपके जूनियर है। हाँ। राघव है। हाँ। तो रैगिंग वगैरह लिया था इनका?
कॉलेज में? रैगिंग लिया था। वो हल्का हल्का बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राघव मैं चाहूंगी कि आप भी अपना एक थोड़ा सा परिचय दें। सो मैं दिल्ली से पला बड़ा हूँ। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग दिल्ली से करी है। फिर उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIT BHU से करी थी, जहाँ पे मेरी मुलाकात राहुल और आदित्य से हुई थी। और ये मेरे कॉलेज में बहुत ही करीबी दोस्त थे। एंड वो एक नोशन होता है ना कि सीनियर्स से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, तो हमारे साथ बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ। जब इन्होंने हमारी रैगिंग ली थी, तो उस टाइम में जब ये हमारी रैगिंग लेते थे, तो रैगिंग लेते लेते हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि 4 साल मैंने अपने बैच में कम समय बिताया और इन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताया। तो जब हम कॉलेज से निकल गए थे, तो जैसे मैं 2009 में निकला, 8 साल जब तक हमने चालू नहीं किया था, हमने बहुत बार बात करी कि कुछ साथ में करना है, कुछ साथ में करना है। एंड फॉर्चुनेटली 2017 में हमको वो मौका मिला कि हम तीनों लाइफ के एक ऐसे स्टेज में थे कि हम तीनों को ही स्टार्टअप करना था। एंड दैट इज हाउ ये हमारी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आई। वेरी नाइस। तो ये रैगिंग में क्या रैगिंग जो हुआ उसमें क्या हुआ, मुझे जानना है कि IIT BHU में रैगिंग जब होती है तो होता क्या है उनके साथ? वो सारी चीजें मेरे को लगता है यहाँ पे बात करना अच्छा, इतना ज्यादा हो गया था? सो इसमें जो चीजें मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, वो हमारे वहाँ पे BHU में एक विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता था। तो वो हमको विश्वनाथ टेम्पल में बुलाते थे। वहाँ पे हमारी थोड़ी जो मॉडरेट रैगिंग होती थी, वो पहले उन्होंने हमारी मॉडरेट रैगिंग ली। स्क्रीनिंग हो जाता था कि कौन थोड़े से टफ रैगिंग के लिए जा सकता है, और जिनको जो थोड़े से सीधे बच्चे रहते थे, फिर उन्हें हाँ ठीक है चलो विश्वनाथ टेम्पल के आगे तो सीधे बच्चों को छोड़ देते थे? सीधे बच्चों को, हाँ, जो हमें लगता था ये थोड़े परेशान हो सकते हैं ज्यादा, तो उनकी रैगिंग नहीं लेते थे, उन्हें समोसा और ये सब खिलाकर भेज देते थे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तो सुना कि IIT BHU में ऐसी भी रैगिंग हुई है कि लड़कों को ऐसे तेल लगा करके, चोटी बनवा के और काजल लगा के बुलाया गया है क्लास में, है ना? वो सारी जो सेकंड लेवल जो स्क्रीनिंग पास कर लेते थे उनके साथ ये सब होता था। तो वैसे रैगिंग जो है ना, मतलब अगर हेल्दी तरीके से की जाए तो वो इतना परेशान करने वाली भी चीज है। रैगिंग और उसका कॉनोटेशन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। रैगिंग कैन बी एन इंटरैक्शन विद फन। सो अब इसमें ये रहता है कि जो जूनियर रहता है उसके दिमाग में डर तो रहता ही है कि क्या होगा। एंड वो डर एक्चुअली आप जब जैसे कॉलेज से निकलो या रियल लाइफ में जब घुसते हो, तो वो डर अगर आपने उस तरह का पहले कुछ इंटरेक्शन नहीं किया तो आप फिर तो फेस करते ही हैं। तो वो डर हट जाता है कॉलेज के दौरान। फिर आपको लगता है कि जब मेरी रैगिंग हुई थी, तो मैं जीन्स पहना हुआ था, मेरे पास जीन्स था उस समय, और हम लोग एक लाइन से चल रहे थे और एक बाइक बगल से एक बाइक वाला सीनियर गुजरा, उसने कहा कि जीन्स वाले इधर आ जा। तो मैंने ये सोचा मैंने सोचा ये कि कौन बेवकूफ होगा जो इस टाइम में जीन्स पहन के घूम रहा होगा। मैंने आगे देखा तो कोई जीन्स पे नहीं था। फिर मैंने पीछे भी ऐसे पलट के देखा तो शायद मैं ही था वो, तो मुझे वो लग ले गए। और जैसा आपने मम्मी मूवी देखी है ना कि कीड़ों की तरह दौड़ के आते हैं, तो वो एक लिम्डी कॉर्नर था, वहां सारे सीनियर्स ऐसे दौड़ के आ रहे थे। तो 5-10 मिनट तो मेरी हालत बहुत खास्ता थी। उन्होंने पूछा क्या होने वाला है, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा डर तो था। 10 मिनट बाद उन्होंने बोला चलो अब भागो। सो जब वहां से मैं हॉस्टल की तरफ दौड़ के लौट रहा था, तो मेरे को लगा था एक्चुअली आई एम ब्रेकिंग दी शैकल्स, मतलब वो ऐसा लग रहा था आजाद हो गया मैं। शायद यही चीज थी जिससे मैं इतना ज्यादा डर रहा था। तो उन्होंने पूछा क्या उसमें वहां पर, क्यों जीन्स पहने हो, क्या 4-5 ये तेरे को डर लग रहा है कि नहीं? सो इट वाज नॉट, मतलब बहुत ज्यादा हैरास नहीं कर रहे थे। क्योंकि वो सीधे, वो लोग जो सीनियर्स भी होते हैं वो सीधे ही होते हैं। उनको गुंडा बनने का शौक रहता है, क्योंकि आप बचपन से सीधे रहे हो, आपको लगता है कि यार एक चांस मिला है कि मैं किसी को डरा धमका सकता हूँ। और नहीं, मतलब IIT BHU तक अगर जो पहुंचे हैं वो तो मतलब स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही बहुत किताबी बच्चे होते हैं, है ना? कुछ लोग हो सकते हैं, कॉलेज में आकर के थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे राहुल बोल रहे हैं ना कि वो जो डर, एक बार आप वो डर के आगे चले जाते हो ना, तो फिर आप तो फिर आपको ये लगता है कि अब आप लाइफ में आगे आपको जो थोड़ा सा ऐसे मौके मिलेंगे, तब आप इतना डरते नहीं हो। आपको पता है कि आगे तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो इसीलिए जिनकी थोड़ी भी रैगिंग होती है ना, तो उससे वो अच्छा होता है। मतलब अगर हेल्दी तरीके से किया जाए तो वो आपको लाइफ के आगे पड़ाव के लिए थोड़ा रेडी कर देता है कि जिंदगी में चैलेंजेस तो सभी को आने ही है, तो आप वो उसको फेस करने की हिम्मत आ जाती है। अभी तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी जगहों पे रैगिंग बंद कर दी गई है कॉलेजेस वगैरह में ना।
वो एक्सट्रीम, सो अब उसका वही साइड है कि अगर आप एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं तो लोग बहुत परेशान कर सीनियर्स करते हैं, तो वो तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी बच्चे के ऊपर मेंटल ट्रॉमा कर दें। पर हाँ ठीक है, मतलब अच्छा, क्या लगता है हॉस्टल लाइफ और रैगिंग कितनी जरूरी है हर बच्चे के लिए? बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हॉस्टल लाइफ तो आई वुड से कि रहना चाहिए, हॉस्टल इसीलिए रहना चाहिए कि कॉलेज में जब आप शुरू में आते हैं तो बहुत लोग इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते, उन्हें शुरू से बचपन एकदम माँ पिता ने स्पून फीड किया हुआ था, तो जरूरी है कि आप उससे बाहर निकले, नहीं तो आप कॉलेज के बाद निकलेंगे तो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। अच्छा हॉस्टल आपको बहुत सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करता है, आप बड़े ग्रुप के साथ, डाइवर्स ग्रुप के साथ रह पाते हैं। फिर लाइफ में आप क्योंकि आप जॉब लग जाती है तो छोटे छोटे ग्रुप के साथ आप रहते हो, बट एक डाइवर्स ग्रुप के साथ आप रहना शुरू करते हो, आप समझते हो कि अच्छा उसके साइड का क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज समथिंग व्हिच आई वुड नॉट हैव सीन। आप दोस्ती, कॉलेज के दोस्त जो रहते हैं वो फाइनल तक सबसे अच्छे दोस्त रहते हैं आपके, तो हॉस्टल रहना जरूरी है क्योंकि आप सबसे अच्छे दोस्त बना पाते हैं। हॉस्टल में आप ये सीखते हैं कि पढ़ाई के साथ और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। मतलब मैं थिएटर करता था, राघव टेनिस खेलता था। नहीं, आप पोएट भी हैं, टेडएक्स स्पीकर भी हैं, तो कविताएं वगैरह भी लिखते हैं, तो ये कॉलेज से ही शुरू हुआ था? लिखता था मैं पहले भी, पर पहले लिखने के लिए लिखता था कॉलेज में, फिर मैंने ये सोचा कि क्यों लिखना चाहिए, तो ऑफ कोर्स मतलब इट वाज अ ग्रेजुएशन इन लॉट मेनी टर्म्स, सो वहां पर मैंने फिर लिखने को काफी सीरियसली परस्यू किया कि लिखा जाए, लिमिटेड ही लिखे, लेकिन लिखने के पहले पता रहना चाहिए कि क्यों लिखा। हमारा इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया, और जो कि अच्छी बात है ना, शुरुआत लंबी है, तो मैं अब बोलती हूँ आप लोगों को कि स्टार्टअप वाइब्स 18 में आप लोगों का स्वागत है, और मैं चाहूंगी कि आप वहां से शुरू करिए, कॉलेज से शुरू करते हैं और स्टार्टअप तक पहुंचते हैं 2017 तक, कि आइडिया कब आया, जब जॉब चल रही थी कैसे आया कि मतलब अब स्टार्टअप करना है और इन्वर्टेड को लेकर के आना है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं। सो कॉलेज से निकलने के बाद मेरा, राघव, आदित्य का, हम तीनों ने 3 अलग-अलग रास्ते चुने थे। और आप तीनों को-फाउंडर्स IIT BHU से? हम लोग काफी अच्छे दोस्त, मेटलर्जी डिपार्टमेंट IIT BHU। सो तीनों ने डाइवर्स पाथ लिया। राघव अपने बारे में बताएगा कि उसका कैसा पाथ था, मैं अपने बारे में बताता हूँ। कॉलेज से निकलने के बाद मैंने 1-2 जॉब्स ज्वाइन किया, जंप किया, और हम लोग ऑफ कोर्स काफी सारे बार डिस्कस करते थे कि क्या किया जा सकता है। कॉलेज में एक चैलेंज ये था कि हमने इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी। अच्छा। हाँ, नहीं पढ़ी थी कॉलेज में, ये गलती हुई ऑफ कोर्स, मतलब ये हम कॉलेजेस में जनरली पढ़ाई और थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, लड़कों को ध्यान देना चाहिए, हमने काम चलाऊ पढ़ाई कर लिया था। इसके पीछे वजह क्या थी? सो इसके पीछे मतलब पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा था? सो 2-3 रीजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आप बहुत मेहनत करके कॉलेज पहुंचते हो, सो आपको लगता है कि थोड़ा लाइट ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइट ले ले। दूसरा, थोड़ा सा गाइडेंस कम रहता है। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट अभी इंडिया में काफी सुधरा है। जब हम लोग कॉलेज से निकल रहे थे तो मैन्युफैक्चरिंग उतना कोर वैल्यू का नहीं था। तो मेटलर्जी अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए जो ऑप्शन था कि टाटा स्टील या सेल जैसी कंपनी जाए, जहाँ पर 50 डिग्री का एक भट्टी है, उसके सामने आप खड़े होके देख रहे हैं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं या आप कोडिंग के जॉब में जाते हैं तो आप एक AC रूम में बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं, और उस समय तो ऐसा लगता था कि वो कोड लिखते हैं, दुनिया बदलती है। सो जो कॉलेज का लड़का बहुत इम्पर्सनेबल। नहीं, मैं कोडिंग वगैरह से एकदम अनभिज्ञ हूँ क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे मजा आता है जानने और समझने में। सो यहाँ पर जब हम लोग निकले कॉलेज से, सो हमने अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि रास्ता चुना था, और मैं लास्ट स्टिंट जो था मेरा नोवार्टिस में था। सो मैं जर्मनी में कुछ समय तक वहां पर था और मैं US डेटा पर काम कर रहा था, फार्मास्यूटिकल डेटा पे। तो मैं एक इंजीनियर जर्मनी में बैठकर अमेरिकन डेटा पे काम कर रहा है। मेरे को बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास टाइप का फीलिंग हो रहा था। लाइफ में वो होता है ना कि आपको एक सेटिस्फैक्शन जो होता है, वो शायद आपको लग रहा था यार हो नहीं रहा है जो करना चाह, मजा नहीं, मतलब वही वाली बात है, मजा नहीं आ रहा है। और जर्मनी में मेरे को ये भी दिख रहा था कि यार इंजीनियरिंग, जो मेरा मैनेजर था वहां पर, वो उसने बताया कि वीकेंड पे बैठकर उसने टेबल चेयर बनाया है, और मेरे को लगा ये चीज तो मुझे अच्छा लगता था एक समय तक कि आप प्रोडक्ट ऐसे जोड़ रहे हैं, इस पे ऐसा कट कर रहे हो, ये एंगल लगा रहे हो। सो 12th में ऐसी पढ़ाई होती थी हमारे फिजिक्स में।
तो उस समय से थोड़ी परेशानी शुरू हुई दिमाग में कि करना चाहिए। फिर इन राघव और आदित्य से हम लोग और ये कांटेक्ट कौन में से थे। ईयर की बात थी, कौन से साल की? 16 में, 2015-16 के तो अराउंड। आप कितने सालों तक रहे जर्मनी में? जर्मनी में मैं कुछ समय था, मैंने जर्मनी के पहले मैं हैदराबाद में काफी टाइम हाँ। तक था, उसके पहले मैं दिल्ली में था। जर्मनी में मैं 3 महीने के लिए था, जो लास्ट जब मैं छोड़ने वाला लेकिन था। वहां पे पुश जर्मनी से ही आया है जर्मनी ना? से काफी आया है। देश की याद आई कि अभी देश के लिए कुछ कुछ करना है करना ना। है, हाँ। So थोड़ा सा वो हिट हुआ कि जर्मन हाँ। से जब भी मैं बात करता तो जर्मन मेड प्रोडक्ट्स पे बात करते थे। वो कहते थे यार हमने इंजीनियरिंग पढ़ाई की है तो हम ये बना सकते हैं। और वो मिसिंग था, मेरे को लगा यार हम लोग भी तो इसीलिए पढ़े थे, मतलब देश ने, सरकार ने, समाज ने हम पे इतना पैसा लगाया था कि हाँ। तुम भी कुछ बनाओ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और वो एक फीलिंग था। उसके बाद राघव और आदित्य से मैंने बात किया। प्रोबेबली राघव बता पाएगा उसका भी क्या रीजन तो था। आदित्य भी जूनियर? आदित्य मेरे साथ था। अच्छा, आदित्य और आप बैचमेट थे हाँ, और ये आपके जूनियर थे। नाइस। हाँ। तो जब मैं कॉलेज से निकला था तो मेरे को नंबर्स बहुत अच्छे लगते थे, मेरे को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरा हमेशा फाइनेंस की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा था। और हमारे कॉलेज में जो सबसे अच्छी जॉब्स भी मानी जाती थी वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टेंसी जॉब्स मानी जाती थी। तो इसीलिए मैंने एक बैंकिंग जॉब ले लिया था। तो मैं जेपी मॉर्गन करके एक कंपनी थी, मैंने उसमें काम किया। नहीं, एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जेपी मॉर्गन। तो मैंने उसमें वहाँ पे 2-2.5 साल काम किया। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म सीखी। और जब वो 2.5 साल का पीरियड ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो जबकि मेरे को अच्छी लगती है, बट मैं ज़िंदगी भर ये चीज़ में काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ। मैं कोई चीज़ जो बनी हुई है उससे मैं शायद वैल्यू तो निकाल पा रहा हूँ, बट मैं बना कुछ नहीं रहा हूँ। तो वो सोच के मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। और फिर मैं ये सोचने में लग गया था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने एक और स्टार्टअप इमिडिएटली बाद जेपी मॉर्गन की किया था, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब वो क्या था? वो हम एक जैसे जॉब्स को किस तरीके से हम और अच्छी तरीके से हम किसी कैंडिडेट को जॉब दिलवा सकते हैं या किसी कंपनी को एक एम्प्लॉय दिलवा सकते हैं, तो हमने उस चीज़ में एक स्टार्टअप चालू किया था। हमने एक सर्टेन लेवल तक उस स्टार्टअप को लेके भी आए, बट हम फिर उसको और बड़ा नहीं कर पाए। तो फिर जब मैंने रिफ्लेक्ट किया, उसका नाम क्या था? टैलेंट पैड करके एक कंपनी थी, तो वो हमने चालू करी थी और हमने काफ़ी डिसेंट उसको एक मुकाम तक भी ले आए थे, बट उसके बियॉन्ड हम उसको स्केल नहीं कर पाए या उसको ग्रो नहीं कर पाए। तो उससे 2 चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। एक तो पर्सनली मुझे लगा कि शायद मैं अभी जिस लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए या एक फाउंडर होना चाहिए, मैं शायद उस लेवल पे नहीं था जब मैंने वो कंपनी चालू करी। और 2-4 और लर्निंग आई कि आप एक ऐसे मार्केट में आपको आना चाहिए जो मार्केट बहुत बड़ा है, जिसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो आपको एक ऐसा मार्केट चुनना चाहिए और आपको अपनी फर्दर कोई बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढना चाहिए देश के लिए, है ना? जिसका सॉल्यूशन हो, जिसका सॉल्यूशन हो हमारे पास। या आप प्रॉब्लम एक ऐसी चुनिए जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप उसकी तरफ एक सोल्यूशन बना पाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस की जो चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। नहीं, बहुत जरूरी है स्टार्टअप्स का। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, करेक्ट, और फिर अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है किसी की भी लाइफ में। तो आप इसको, एक होता है कि जो ऑलरेडी प्रॉब्लम हमारे समाज में है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो। बिल्कुल। तो जब आप उसको सॉल्व करने आते हो तो ये अच्छा परफॉर्म करते हो। तो वो क्या होता है कि आपको अडॉप्शन ज़्यादा जल्दी मिलता है, आपको कस्टमर की तरफ से इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो ये कुछ लर्निंग्स थी। तो फिर उसके बाद मैंने वापस 2 साल जॉब करी। मैंने सीखने की कोशिश करी, जो चीज़ें मेरे में कमियां थी वो चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करी। एंड जब वो मैं उस जॉब में 2 साल मैंने काम कर लिया था, एक कंपनी थी रिवीगो करके, तो मैंने उसमें 2 साल काम किया था। तो वहाँ पे जब मैंने काम किया तो 2 साल के बाद मुझे लगा कि अब शायद मेरे में वो मैच्योरिटी आ गई है, या वो शायद मैं एक थोड़ा बेहतर फाउंडर बनने की कोशिश कर सकता हूँ अब। तो उस दौरान अब वो वापस जो एक अनईजीनेस आ जाती है ना एक इंडिविजुअल में कि अब वापस कुछ करना है, तो वो मेरे में वो अनईजीनेस आ गई थी कि अब मैं वापस उस मैदान में उतरना चाहता हूँ। तो थैंकफुली उसी समय राहुल भी उसी स्टेट में थे और आदित्य भी उसी स्टेट में थे। तो हम उस टाइम पे हम थोड़ा सा और इस प्रॉब्लम के अराउंड बात करने लगे।
एंड हमारा एक बहुत क्लियर फोकस था कि हम कोई एक ऐसी चीज़ पकड़ना चाहते हैं जो बहुत दुनिया की प्रॉब्लम हो, ना कि इंडिया की, दुनिया की प्रॉब्लम हो और जो पूरी दुनिया जूझ रही हो। एंड एनर्जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड अगर हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन और ये सारा उसी चीज़ से ओरिजिनेट होता है, तो अगर हम उस दिशा में कुछ काम कर सकें या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो हम अनलॉक कर पाएंगे या हम खोल पाएंगे। सो इस तरीके से हमारी जर्नी थोड़ी सी चालू हुई और हम उस बारे में सोचने लगे, उस तरफ काम करने लगे। राहुल और राजन, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों ही बड़ी कंपनीज में काम कर रहे थे। आप जेपी मॉर्गन में थे, आप नोवार्टिस में थे। तो जब जॉब छोड़ी आप लोगों ने, नौकरी छोड़ी अपनी और स्टार्टअप शुरू करने का सोचा, तो अंदर एक डर तो होगा कि उतना पैसा बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, कि महीने के जो खर्चे जो चल रहे हैं पहले से वो उसी तरह से रिलैक्स होकर के चलते रहें, और फैमिली का क्या रिएक्शन था? डर तो बिल्कुल रहता है। हाँ। मेरी तो शादी ही हुई थी जस्ट कुछ दिनों पहले, और आप सब कुछ छोड़कर अपना बेस चेंज कर रहे हैं, नए शहर में जा रहे हैं। रिस्क है काफ़ी बड़ा, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना तो एक चीज़ होता है कि आपको सब गोल्डन अच्छा पिक्चर दिखता है, बट इफ़ नॉट देन व्हाट, मतलब अगर सक्सीड नहीं कर पाएंगे तो। बट फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। मैंने अपनी वाइफ से जैसे बोला तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि अगर सही है, अगर परस्यू करना है, सो शी वाज आल्सो वर्किंग, वो डेलॉइट में है। उसने कहा कि पैसे का सो एटलीस्ट एक जगह से तो खर्च आता रहेगा, मैं संभाल लूंगा। हाँ, हालांकि इट वाज बेटर। जब मैंने शुरू किया था तो देयर वाज सम मोर सोर्सेज, जैसे हम लोगों ने किया था तो इतना पैसे का कभी दिक्कत नहीं आया, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। बट वो इनिशियल थॉट जो आपका रहता है, वो डर, रिस्क रहता है, वो तो रहता ही है। एक बड़ी कंपनी में आप रहते हैं, आप जहाँ जाते हैं इज्जत मिलती है, कंपनी के कारण आपको इज्जत मिलती है। आप सारे सबसे अच्छे होटल्स ट्रैवल करते हैं, सबसे अच्छे एयरलाइंस जाते हैं। आप खुद का स्टार्ट करते हैं तो आप मेट्रो पर बैठ जाते हैं। तो शुरू की जर्नी आपको वो डर तो रहता है, बट इट पेड ऑफ। मतलब इट वाज जो वर्थ टेकिंग वाला रिस्क रहता है ना, कि हाँ ये ले लो रिस्क, तो वो था। मतलब फॉर मी इट वर्क लाइक दिस। आपका कैसा रहा? सो जब मैं जेपी मॉर्गन छोड़ रहा था तो क्योंकि आप जेपी मॉर्गन छोड़ रहे थे, हाँ जी, है ना? तो डर बेशक बहुत ज़्यादा था। एंड जब वो डिसीजन लेने का, तो मैंने 3 महीने वो डिसीजन को प्रोलॉन्ग किया कि अच्छा अगले महीने लूंगा, उसके अगले महीने लूंगा। तो कैसे जेपी मॉर्गन में रहते हुए 3 महीने उसमें लगाए कि करना है कि नहीं करना है? सोच रहा था कि वो करना है, और जब 3 महीने में मैंने वो हिम्मत जुटाई। बट एक चीज़ मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था 2 चीज़ों में अपने, कि एक तो मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो जो भी आदमी मेहनत कर सकता है वो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएगा। अगर स्टार्टअप नहीं भी सक्सेसफुल होगा तो वापस जॉब कर सकते हैं। तो एक अगर आदमी को वो कॉन्फिडेंस रहे कि वो मेहनत कर सकता है, और थोड़ा हमको एजुकेशन का वो बेनिफिट था कि थोड़ी हमारी एजुकेशन ठीक थी, तो ये पता था कि कल को स्टार्टअप नहीं भी सक्सेसफुल होगा तो हम वापस जॉब पे आ पाएंगे। तो डर बिल्कुल था, बट उससे ज़्यादा वो जुनून था कि कुछ बनाना है, कुछ करना है। तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता था कि वो मैं डिसीजन ले लूँ। तो बड़ी कंपनी को छोड़ने का वो डर और सारी उनकी सुविधाएं और वो ट्रैवल, लग्जरी, वो सब छोड़ने का डर था, बट वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेहनत और एजुकेशन से अगर नहीं भी चलेगा तो कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो वो मैं बहुत सारे लोगों को भी यही रेकमेंड करता हूँ कि खोने को बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। शायद 1-2 साल आपकी लाइफ के चले जाएं जब आप पैसा नहीं कमाएंगे, बट आप जहाँ से आपने छोड़ा था उससे बेटर से ही आप चालू करेंगे, वहाँ से भी नहीं, उसके नीचे तो आप कभी भी चालू नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी में आप जाते हैं तो वो आपका मेहनत, आपकी लगन देखता है कि आपने जो 2 साल अपना स्टार्टअप किया या 1 साल अपना स्टार्टअप किया, उसमें आप कितनी सारी चीज़ें सीख गए जो अदरवाइज आप किसी कॉर्पोरेट में सीखने में आपको 5 साल लग जाएंगे। तो मेरे को तो वो नज़रिया मिला जब मेरा पहला स्टार्टअप फेल हुआ था, तो मेरे को ये नज़रिया मिला। और जब मैं दूसरी बार जॉब करने जा रहा था तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब मैं इंटरव्यूज़ में जाता था या लोगों से मिलता था
कि आपने स्टार्टअप किया है, आप या लोग मेरे को गलत तरीके से देखते थे या कि ये सही नहीं है, तो मेरे को हमेशा यही लोगों ने बोला कि आपको कितना पर्सपेक्टिव मिल गया होगा, आपको कितना सीखने को मिला। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स उसके बाद मुझे मिले जो चालू करना चाहते थे, तो मैंने तो उनको यही एडवाइस दिया कि स्टार्टअप करने का कोई नुकसान नहीं है, वो हमेशा आपको फ़ायदा ही मिलता है पर्सनल कैपेबिलिटी बिल्डिंग से, और प्रोफेशनली भी आपको वो बेनिफिट ही मिलता है स्टार्टअप करने से। वाओ, ये कॉन्फिडेंस है ना? तो ये इन्वर्टेड एनर्जी जो है आपका स्टार्टअप, इसके आने के कितने टाइम बाद मतलब आपको ये रहा कि अभी आप लोग प्रॉफिट वाले में उसमें आ गए हैं और अब मतलब अब ठीक है, अब इसमें काम कर सकते हैं, अब नहीं बंद होगा? ये कॉन्फिडेंस कब से आया, कितने महीने, कितने साल बाद? क्योंकि 2017 से शुरू हुआ तो ठीक ठाक टाइम हो गया है, 5-6 सालों का टाइम हो गया है, 6-7 साल वैसे। 7 साल हो गए। हाँ, ये 7वां साल है। 7वां साल है हमारा। तो जब हमने 2017 में ये चालू किया था, तो पहले 3 साल हमारे लिए थोड़े कठिन थे, क्योंकि हम एक तो अपना पाथ ढूंढ रहे थे कि हम एग्जैक्टली एनर्जी स्पेस में करना क्या चाहते हैं। हमने पहले ईवी चार्जिंग से चालू किया था, फिर उसके बाद हमने थोड़े टाइम के बाद ये डिसाइड किया कि ये शायद हमारे लिए सही रास्ता नहीं है। फिर हमने पिवट किया, हम दूसरी रास्ते पे गए, फिर उसमें हमको थोड़ा सा इनिशियल अडॉप्शन मिला, लोगों ने थोड़ा हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना चालू किया। बट 3 साल तक हमारी ये जो स्ट्रगल थी वो चलती रही, और कॉन्स्टेंटली हम ये सवाल भी पूछते थे एक दूसरे से कि क्या हम शायद इस स्पेस में बहुत जल्दी तो नहीं आ गए। कि हमको ये तो पता था कि ये ट्रांजिशन होने वाला है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक, टुवर्ड्स एनर्जी स्टोरेज, बट क्या शायद 2017 थोड़ा सा अर्ली समय तो नहीं है वो चीज़ करने के लिए। बट 2020 में वो 3 साल हमारी मसल बनी, हमारी कैपेबिलिटी बनी, हमको उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, और फिर उसके बाद हमारा रेवेन्यू आया, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आई। बट पहले 3 साल हमारे थोड़े कठिन थे, जहाँ पे हम अपनी रास्ता और अपनी राह ढूंढ रहे थे। स्ट्रेंजली कोविड का टाइम हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिवली वर्क कर गया। अच्छा। हाँ, सो कोविड के टाइम में क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था, और उस समय ये था कि आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, सब कुछ खुद से कीजिए, अपनी टीम खुद से बनाइए। सो पहले जो टीम थी, फिर हमें दिखा कि ये अच्छा मौका है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि और स्ट्रॉन्ग टीम, बहुत सारे लड़के थे जो IIT से निकल रहे थे, और उनके लिए उस साल US जाना आसान नहीं था। सो हमने उनसे कहा कि ऐसे भी अगर तुम जाओगे 1 साल बाद, और तब तक अगर तुम सिमिलर फील्ड में काम कर सकते हो, अगर पढ़ने के लिए जा रहे हो, सो कम हियर, वर्क विद अस। कुछ लोग थे जो लेड ऑफ, जिनको निकाला गया था, नौकरियां नहीं थी, और उनके पास जुनून था, नौकरी नहीं थी, और हमारे पास उल्टा था, हमारे पास नौकरी थी और जुनून वाले लड़के चाहिए थे। सो उसने काफ़ी हेल्प किया। सो जो 2020 के बाद से एक स्ट्रक्चर, एक हमें विजन भी दिखना शुरू हुआ, और हमने जो उस समय मेहनत किया वो रंग भी लाने। तो अभी आपकी टीम में, मतलब क्योंकि आप तीनों ही IITian हो, आपकी टीम में बाकी कितने लोग IIT पास आउट हैं? सो अभी हमने हमारी टीम में काफ़ी डिसेंट नंबर ऑफ अच्छे इंजीनियर्स हैं। टॉप NITs और बिट्स पिलानी, में इन सभी को एक बकेट में रखना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। सो वैसे हमारे पास 15 लड़के होंगे जो कि यहाँ से बीटेक्स होंगे। सो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने वहाँ पे बीटेक को कन्विंस कर पाए कि यार सर्विस या कोडिंग इंडस्ट्री जैसा ही हम लोग कुछ ट्राई करेंगे, वील ट्राई टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस, बिकॉज IIT में बीटेक सबसे ज्यादा हाईली पेड होता है। सो उनको टैप करना सबसे मुश्किल होता है। उसमें आप उन्हीं को ला सकते हैं जिनके पास काफी ज्यादा जुनून हो कि मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। और हम जिस इंडस्ट्री में, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, R&D हमारे लिए ये कोर था। वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अभी नहीं स्टार्टअप्स इंडिया में हैं। सो जितने स्टार्टअप्स से आप सुनेंगे बहुत कम है जो मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। सो वहां पर किसी को लाना, समझाना कि यहाँ पर इसका भी फ्यूचर वैसा है, थोड़ा सा मुश्किल है। इट्स नॉट दैट इजी। उसमें अगर हम 15-20 लड़कों को ला पाए जो कि टॉप Tier 1 इंजीनियर, हाँ, नहीं बड़ा नंबर है। Tier 2 इंजीनियरिंग कॉलेज से सिमिलरली 30-40 लड़के और 50 लड़के हो गए। Tier 3 टोटल मिला के हमारे पास 70-80 से इंजीनियर्स हैं केवल। एंड देन देयर आर बेटर, लाइक वेरी गुड ग्रेजुएट्स फ्रॉम कॉमर्स, वेरी गुड ग्रेजुएट्स फ्रॉम आर्ट्स, लिटरेचर, डिजाइन।
सो टीम हमने जब बनाना शुरू किया तो अच्छे टैलेंट पर हमारा काफ़ी फोकस था कि एक दिन वी विल बिल्ड अ गुड कल्चर, गुड कंपनी, सो दैट वी हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश। अभी टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास कंपनी में? कितने लोग, मतलब पूरी टीम कितने लोग हैं उसमें? टोटल हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें 120 एम्प्लॉयज़ हैं, और जो हमारा फैक्ट्री है, हमारा जो शॉप फ्लोर है, उधर हमारे पास 250 लोग हैं। तो टोटल जो हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है जो ऑन एंड ऑफ पेरोल, वो अबाउट 350-370 पीपल और है। ऑफिस आपका यहीं दिल्ली नोएडा में ही है? हाँ, नोएडा में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस भी नोएडा में ही है, और हमारे दोनों जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी नोएडा में ही हैं। वेरी नाइस। तो अभी मुझे ये बताइए कि इन्वर्टेड एनर्जी किस तरह से क्या क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में। हम इन्वर्टेड एनर्जी बहुत बैटरी फोकस्ड है, और हमारा जो मेन जो फोकस एरिया है दैट इज डीप टेक बैटरी। वी आर अ डीप टेक बैटरी कंपनी। वी से दैट एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, सो बैटरी इज द कोर। सो बैटरी के एंसिलियरीज जो भी होते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। हम छोटी से लेकर बड़ी बैटरीज बनाते हैं जो कि आपके रेसिडेंशियल यूजेस के लिए, घरों के लिए आप आए, मोबिलिटी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, कार्स, इन फ्यूचर बस ट्रक्स, इनके लिए भी बैटरीज बनाएंगे। हमारा काफ़ी जो मेन एरिया, प्राइम एरिया यही है कि इन सारे मोबिलिटी और स्टोरेज की जगहों पर हम बैटरी प्रोवाइड कर सकें। एनर्जी स्टोरेज सोर्स जिसको लेकर आप गाड़ी चला सकते हैं, घरों में बिजली चला सकते हैं, तो ये हम लिथियम बैटरी। अब लिथियम बैटरीज क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं जानते हैं कि लिथियम बैटरी क्या है, किस तरह से काम करती है, और उसकी ज़रूरत हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को कितनी ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं चाहूँगी राघव कि आप डिटेल में बताएं इसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल। हम जो अभी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। एंड लिथियम आयन बैटरीज क्यों ज़रूरी हैं या क्यों इस्तेमाल होती हैं? क्योंकि आप किसी भी छोटी सी स्पेस में बहुत सारी एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं, वो आप लिथियम आयन बैटरी के माध्यम से आप कर सकते हैं। जो आपकी बाकी सारी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ हैं वो या तो बहुत बड़ी हैं, या उसमें आपको बहुत सारा मेंटेनेंस चाहिए होता है, या आप बहुत तेज़ी से उसको चार्ज नहीं कर सकते, या बहुत तेज़ी से आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए आप अब लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल होती आ रही है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हम बहुत सालों से लिथियम आयन टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं। अब उसके इम्प्रूवमेंट्स और इन्हेंसमेंट्स आ रहे हैं जिसमें हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सेम छोटी सी स्पेस में हम और एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनको गाड़ियों में इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हम उनको मोबिलिटी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हम उनको इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि हम उनको घरों में इस्तेमाल कर पाएँ। तो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी मेरे को लगता है फ्यूचर है, एंड इस पे दुनिया बहुत सारा काम कर रही है, एंड ये दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकती है अगर हम इसको अच्छे से करें तो। मैंने जैसा पढ़ा कि आप लोगों ने 2.5 लाख के आसपास घरों में बिजली पहुंचाई है, तो वो घर कहाँ पर हैं, वो कौन से परिवार हैं, और किस तरह से आपने अपनी सर्विस वहाँ पर दी है, उसके बारे में कुछ बताइए। इस पे मतलब ये एक चीज़ है जो शायद हमें सबसे ज़्यादा खुशी देता है। और जब हमने शुरू किया था तो हमें ये दिख रहा था एनर्जी कहाँ कहाँ जा सकता है, और उस समय हमें ये दिखा था। तो एक कोर रीज़न हमारा इस इन्वर्टेड स्टार्ट करने का ये था कि एनर्जी कैसे आप हर जगह पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो हम लोगों ने सबने इस चीज़ फेस किया, इनफैक्ट अभी भी फेस करते हैं। पर मैं पटना से हूँ, सो वहाँ तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो बचपन में लालटेन जलाकर हमने पढ़ा हुआ है। सो बिजली 3 घंटे जाती ही जाती थी। इमरजेंसी लाइट एक आता था जिसको हम लोग यूज़ करते थे बिजली। सो ये अपग्रेडेशन था कि आपका अगर लालटेन, जिस घर में इमरजेंसी लाइट रहती है वो थोड़े से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो दौर देखा हुआ था हमने। तो एनर्जी कहीं ना कहीं वो फिट हो रहा था। 16, 17, 18 में राघव जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था, उसके दिमाग में ये आइडिया भी था कि यार इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग घरों में कैसे पुश कर सकते हैं। बिकॉज उससे एक घर में जो एक बल्ब रहता है वो एक आदमी का नहीं, पूरे परिवार का फ्यूचर बदलता है। क्योंकि आप लोगों ने ऐसे घरों में बिजली पहुंचाई है जिन गांव में बिजली थी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब उसमें मतलब वो एक घर को इलेक्ट्रीफाई करना बहुत
बहुत सारे लोगों को एक साथ फायदा पहुंचाता है, पूरे घर वालों को, बच्चों को, माताओं को, परिवार को। सो हमने सोलर मिशन आया था प्रधानमंत्री के साइड से, सौभाग्य स्कीम, और उसमें हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि बहुत जगह रूरल, आसाम का इंटीरियर, बिहार का इंटीरियर, महाराष्ट्र में इंटीरियर, जहाँ पर कभी बिजली पहुंची नहीं। इन सारी जगहों पे आप लोग पहुंचे? इनमें बहुत जगह, और इनफैक्ट राघव तो एक टूर पे, राघव बता पाएगा कि उसने कहाँ देखा। ये एक्चुअली काफी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए और मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम एक बेसिक नेसेसिटी मानते हैं। हमने बचपन से इलेक्ट्रिसिटी देखी है, तो हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं दरभंगा करके एक गांव में गया था, उसके बहुत ही एक रिमोट विलेज में गया था, एंड जो चीज़ हमको एक बहुत ही बेसिक सी नेसेसिटी सी लगती है कि ये तो है ही हमारे पास, वो उन लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। एंड इस मिशन के थ्रू, जो प्रधानमंत्री का ये मिशन था, उसके थ्रू ऐसे ऐसे गाँव पे हम बिजली पहुंचा पाए जिन्होंने कभी बिजली देखी नहीं थी, जिनको पता नहीं था कि बल्ब का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब क्या होता है। उनके लिए 6 बजे के बाद दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि दिन छुप जाता था, और अब उनको पता नहीं रहता था कि वो इस समय का कैसे उपयोग कर पाएँ। तो जब हमने वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम दिया, तो सोलर से हम बिजली पैदा कर रहे थे, बैटरी में हम बिजली को स्टोर कर रहे थे, और उसके साथ हमने इनको 5 बल्ब दिए थे, एक USB पोर्ट दिया था, एक पंखा दिया था। तो जो उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, और ना कि सिर्फ उस एक इंडिविजुअल की, बट उस घर में जो 4-5 लोग रहते थे, वो पूरी सोसाइटी अपलिफ्ट होती है। आज जो आदमी पहले पढ़ नहीं पाता था, वो पढ़ पाता है, जो आदमी पहले कोई काम नहीं कर पाता था, वो काम कर पाता है, और हम ऐसे 1.5 लाख घरों तक पहुंचे थे इस मिशन के थ्रू। तो वो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है ये बिजनेस चालू करने का, और हमको लगा कि हमने किसी की लाइफ में तो एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट लाया है अपने काम के थ्रू, जिसमें हम ये कर पाए। तो ये मुझे तो लगता है मोटिवेशन कितना आता है इस चीज से ना, ये काफी मोटिवेटिंग है। सो ये प्रोबेबली हम लोगों ने इसमें बहुत प्रॉफिट इस बिजनेस में नहीं किया होगा या जो भी, बट जब भी वो फोटोज देखते हैं ना, तो लगता है कि यार कहीं इम्पैक्ट तो किया। तो जो स्टार्टअप करने का एक आपका टिक मार्क रहता है कि मेक कंट्रीब्यूशन, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ब्यूटीफुल, मतलब प्रॉफिट नहीं किया है आपने, लेकिन आप आज की डेट में उन स्टार्टअप्स में आते हैं जिन्होंने कहीं से कोई फंडिंग नहीं लिया है। लेकिन जब आप वो आबादी जो शायद इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनको ये बताना, ये समझाना कि अब ये किस तरह से आपके घर में काम करेगा, वो कितना चैलेंजिंग था? वो बहुत चैलेंजिंग था, बट जब हमने उनको करके दिखाया, जब हमने अब एक सिस्टम दिखाया कि वो सिस्टम आपकी लाइफ में कैसे एक बेनिफिट ला सकता है, तो वो जो पूरा गांव था या जो पूरा विलेज था, वो इतना एक्साइटेड था। और मैं आपको एक छोटा सा वहाँ पे किस्सा सुनाता हूँ। तो जैसे हमने फिल्मों में देखा होता है कि वहाँ पे, मुझे स्वदेश याद आ गई। बिल्कुल वो वैसा ही एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे वहाँ पे महिला प्रधान थी। अरे वाह। और तो दरभंगा में, दरभंगा से दूर एक छोटा सा गांव था। तो वहाँ पे महिला प्रधान थी, उन्होंने हमको रात को खाना भी खिलाया, और वो जितना रिस्पेक्ट उस कम्युनिटी ने हमको दिया वो एक दिन में, तो ऐसा लगा कि हम कितना उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या उनको लगा कि ये लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं और ये क्या चीज़ दे के जा रहे हैं। और वहाँ पे हमने एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट लगाई थी। तो वहाँ पे वहाँ पे एक घर था, तो उन्होंने बोला कि भैया आप ऐसे कर सकते हैं कि ये मेरे घर में उजाला दे। तो जो चीज़ हमको बहुत ही बेसिक सी लगती है कि ये कैसे किसी की लाइफ में इतना इम्पैक्ट ला सकती है। तो जब उसने बोला कि भैया आप ऐसे कर सकते हैं क्या कि ये मेरे घर में उजाला दे, तो वो आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि वो कैसी फीलिंग रहती है कि अब आप किसी भी मॉनेटरी उससे इसको नहीं क्वांटिफाई कर सकते कि हम क्यों अपनी कंपनी चला रहे हैं या किस पैशन से चला रहे हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट यू कैन नॉट पुट इन वर्ड्स। तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी हम इंस्टॉलेशन करें वहाँ पे मैं खुद जाऊँ, देखूँ, क्योंकि आपको और मोटिवेशन मिलता है कि और मेहनत करो, क्योंकि आपके छोटे से मेहनत से बहुत सारे लोगों की लाइफ सुधरती है। बिल्कुल। तो मतलब 2-3 दिन के लिए अगर हमारे आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और हम कुछ देख ना पाए, वो 2-3 दिन बाद पट्टी हटाई जाती है, तो हमको आंखों की क्या जरूरत है जिंदगी में, उस चीज का एहसास होता है। जब तक हमारे पास चीज है, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं तब से हम अपने आसपास बिजली देख रहे हैं, हमें ईश्वर ने हाथ, पैर, आंखें सब कुछ दिया हुआ है,
तो हमें शायद हम इसको बहुत लाइट ले लेते हैं, लेकिन जहां पर वो चीज नहीं है और जब उनको एक भूखे को अगर आप भोजन देते हैं तो वो बहुत थैंकफुल होगा, है ना। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां पर बिजली नहीं है। आप लोगों की एक बड़ी टीम है जिसमें इंजीनियर, साइंटिस्ट और एनर्जी रिसर्चर्स भी हैं। तो ये टीम किस तरह से काम करती है और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, किस तरह से? अब जैसे सबसे पहले कोई भी मार्केट हमें समझना होता है कि कहाँ पर एनर्जी, फॉर एग्जांपल मोबिलिटी मार्केट, जैसे हमें वहाँ पर हमने बैटरी देना शुरू किया, तो उस मार्केट को सबसे पहले समझना कि क्या उनकी ज़रूरत है, उसमें एग्जिस्टिंग पैरेलल प्रोडक्ट क्या है और कैसे उस पूरे एक्सपीरियंस को एक सीमलेस एक्सपीरियंस बनाया जा सके। सो इस पे काम करते हैं, प्रोडक्ट का एक रोड मैप पूरा बनता है कि ये प्रोडक्ट जर्नी ऐसे ऐसे रहेगी, प्रोडक्ट ऐसे इवॉल्व होगा, उसका इंटीग्रेशन ऐसे इवॉल्व होगा। उसके साथ हम लोग जो हमारी पूरी मार्केटिंग टीम है वो कस्टमर्स से मिलती है, उनके साथ समझती है कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। और आप जो 3 फाउंडर्स हैं, आप और राघव और आदित्य, तो आप लोग किन किन चीज़ों में, मतलब क्योंकि हर फाउंडर का एक अलग अलग कोर होता है ना, तो वो उसमें ज़्यादा होता है। मतलब मैं चाहूँगी कि आप बताओ कि आप लोग किन किन चीज़ों में, कोर किस में है आपका? मैं थोड़ा सा कस्टमर साइड से ज़्यादा काम करता हूँ कि कस्टमर से समझने की कोशिश करता हूँ कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कस्टमर साइड पे ज़्यादा काम करता हूँ। राहुल थोड़ा टेक्नोलॉजी साइड से ज़्यादा काम करते हैं कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको हम एक प्रोडक्ट की शेप कैसे दे सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, किस तरह सारे जो हमारी कंपनी में इंजीनियर्स हैं वो मैकेनिकली कैसे उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकली कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो राहुल देखते हैं। और आदित्य वो देखते हैं कि जो चीज़ बननी है उसके लिए सामान कहाँ से हम वेंडर कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम इंडिजनाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोकली ये सारी चीज़ें बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम तीनों ने अपना काम डिवाइड कर रखा है। तो एक आदमी डिमांड जनरेट करता है, एक आदमी उस डिमांड के लिए प्रोडक्ट बनाता है और एक आदमी उस प्रोडक्ट को रियलिटी बनाता है। तो अभी आप लोग कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं? मतलब आप लोगों का जो बैटरी सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है? हम इंडिया के ऑलमोस्ट सारे पिन कोड्स में आज पहुँच गए हैं अपनी 7 साल की मेहनत से। और हम आज आप बहुत छोटे छोटे गाँव में भी लोग हमारे बैटरी से अपने स्कूटर को चला रहे हैं, अपने हमारी बैटरी से अपने रिक्शा को चला रहे हैं, अपनी डेली की इनकम कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारी बैटरी से अपने घर की बिजली पावर कर रहे हैं। तो हम बहुत प्राउडली ये बोलते हैं कि हम इंडिया में सब जगह पहुंच गए हैं अपनी मेहनत से। राघव, ईवी जो होता है इसको लेकर के काफ़ी सारे मिथ भी हैं कि जैसे इसके चार्जिंग में बहुत टाइम लगता है, या इसकी रेंज को लेकर के, या एनवायरनमेंट को लेकर के भी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इन मिथ के बारे में आप इसको कैसे साफ करेंगे कि नहीं, ये सारे मिथ गलत हैं और बहुत ज़रूरी है कि ईवी की तरफ देश मुड़े, इसके बारे में सोचे? आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि कुछ नोशन हैं, कुछ मिथ हैं ईवी के अराउंड कि ईवी की रेंज थोड़ी सी कम है, कि आज बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं रेंज एंजाइटी, कि हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि क्या मैं दिल्ली से आगरा या दिल्ली से जयपुर जा पाऊँगा एक ईवी में। तो अब टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ रही है कि हम बड़ी बैटरी गाड़ियों में लगा रहे हैं जिसमें आपको 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की भी रेंज एक बारी में मिल पाए। बहुत सारे सरकार फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगा रही है जिसमें आप उन स्टेशंस पे जाके 15 मिनट 20 मिनट की चार्जिंग से 40, 50, 60% अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो जो ये रेंज एंजाइटी इश्यूज़ हैं या रेंज के रिलेटेड इश्यूज़ हैं ये बहुत कम हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि आप दूर दूर जा सकते हैं ईवीज़ को लेके। तो जो ये मिथ हैं ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो रहे हैं, कस्टमर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जैसे अभी आपने बोला कि चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हर ईवी में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक स्लो चार्जिंग का होता है, एक फास्ट चार्जिंग का होता है। स्लो चार्जिंग आप अपने घर पे कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज करते हैं, वैसे ही आप अपनी ईवी को स्लो चार्ज कर सकते हैं अपने घर में। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारे हाईवेज़ पे सिटी के अंदर
आपके पास फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं जहाँ पे आप जाके 20 मिनट में 30 मिनट में अपनी गाड़ी की रेंज बढ़ा सकते हैं। तो ये चार्जिंग के अराउंड जो मिथ हैं वो धीरे धीरे क्लैरिफाई हो रहे हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस इसके प्रति भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारे जो ईवी के अराउंड मिथ हैं वो अब कम हो रहे हैं। आप ये देखेंगे काफ़ी सारे बड़े 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स भी अब कमिट कर रहे हैं कि वो 2024, 25, 26 में अपनी अपनी ईवीज़ लॉन्च कर रहे हैं। टाटा जो फोरफ्रंट पर है ईवीज़ में, अब आप देखेंगे कि काफ़ी सारा अडॉप्शन बढ़ रहा है क्योंकि कस्टमर की एजुकेशन बढ़ रही है। जो आपने पोल्यूशन सेंट्रिक बात करी कि ईवीज़ ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो जिसमें ये बोलते हैं कि आप टेल पाइप एमिशन को, कि अभी क्या होता है कि आप गाड़ी के जो टेल पाइप होता है वहाँ से पोल्यूशन निकलता है तो वो हमारी सिटीज़ को पोल्यूट करता है। बट जब हम ईवीज़ की बात करते हैं कि जहाँ पे माइनिंग हो रही है वो वहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन जनरेट होता है, बट वो सिटी के अंदर नहीं होता है। आप उसको सिटी के बाहर ले जा सकते हैं। जैसे आज दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपकी ईवी के थ्रू ही सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं वो दिल्ली में पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। ईवी में जब आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो या माइनिंग कर रहे हो तो जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहाँ पे पोल्यूशन जनरेट हो रही है, एंड दैट इज ऑल्सो 1/10 ऑफ द एक्चुअल एमिशन विच इज जनरेटेड थ्रू एन आइस व्हीकल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अब धीरे धीरे क्लैरिफाई हो रही हैं, कस्टमर अवेयरनेस बढ़ रही है, कस्टमर नॉलेज बढ़ रही है, एंड इसीलिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग ईवीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, स्पेशली इन द कमर्शियल कैटेगरी। और 100 साल की जो ऑल्टरनेटिव पेट्रोल डीजल वाली इंडस्ट्री वो 100 साल की रही है, उसमें इतना रिसर्च, इतना डेवलपमेंट हुआ है। ईवी तो अभी 5-6 साल ही हुआ है। सो जो भी इम्प्रूवमेंट है वो तो अभी शुरू होना बाकी ही है। सो उसमें भी हम देखते हैं, जैसे राघव ने बताया कि पोल्यूशन से रिलेटेड जितना नॉइज है कि बहुत पोल्यूशन है, वैसा नहीं होता है ईवी में, और वो धीरे धीरे मिथ कम होते जाएगा। नए टेक्नोलॉजी आएंगे, वो पोल्यूशन लेवल भी कम होते जाएंगे धीरे धीरे। पर राहुल, इसकी कॉस्ट को लेकर के भी एक मिथ रहता है कि ये ज्यादा महंगा पड़ता है नॉर्मल गाड़ियों से, ऐसा कुछ है क्या? अभी तो बैटरी प्राइस काफी तेजी से डिप हुआ है, और आपका ओवरऑल आप जब पहली बार जब शुरू में खरीदते हैं, क्योंकि आप बैटरी भी खरीद रहे हैं तो आपको प्राइस ज्यादा दिखता है, पर यूसेज आप समझिए कि आप 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर आप 10 रुपए में जा रहे हैं, 12 रुपए में जा रहे हैं, बनिस्पत अगर आप पेट्रोल यूज करते हैं तो उस पर 100 रुपए आप देते हैं। 90 रुपए आप उधर बचाते हैं। पर राइड आप 90 रुपए बचाते हैं। 2 साल में आप आराम से उस प्राइस को 1.5 साल में कवर कर पाते हैं। लोग इसे नहीं देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि जो फर्स्ट प्राइस है, मतलब वो फर्स्ट प्राइस ठीक है, वो महंगा है, लेकिन आगे जाकर के तो वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बैटरीज जो होती है, इनका रिसाइकलिंग का क्या रहता है, और ये किसी तरह से एनवायरनमेंट को मतलब नुकसान पहुंचाती हैं रिसाइकलिंग के? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा कि बैटरी की रिसाइकलिंग के अराउंड बहुत सारा मिथ है या बहुत सारा नोशन है कि ये पोल्यूशन या लैंडफिल्स में जाएगा। धीरे धीरे इकोसिस्टम इस्टेब्लिश हो रहा है जिसमें हम बैटरी की फॉर्मल रिसाइकलिंग करेंगे, जिसमें आप जो इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, निकल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ये सब आप निकाल पाएंगे बैटरी से, एंड आप इसको सेकेंड लाइफ में इसको यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी, बहुत सारा काम इस साइड पे हो रहा है ताकि ये लैंडफिल्स में जाके पोल्यूशन ना क्रिएट करे, बट ये रिसाइकल होकर सर्कुलर इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करे कि हम इसको कैसे वापस इस्तेमाल कर पाएँ इन नई बैटरी को बनाने में। तो ऑलरेडी इस साइड पे बहुत सारा काम हो रहा है, एंड गवर्नमेंट ने थ्रू रेगुलेशन इस चीज़ को इंश्योर किया है कि ये लैंडफिल्स में जाके नहीं एंटर करे। बिल्कुल, जैसे टीवीएस, BMW वगैरह, और गवर्नमेंट का भी जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, क्या लगता है कि 2030 तक कैसी होगी दुनिया? मतलब दुनिया को छोड़ देते हैं हम, चलो भारत की बात करते हैं, कितना चेंज होगा? भारत में काफी कुछ इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। सो अगर लास्ट ईयर राघव बैंगलोर गया था और वहां से लौटा, उसने बताया तो काफी एक्साइटेड था। उसने बोला कि बैंगलोर जितने तेजी से चेंज हो रहा है ना, आपको एक बार जाकर देखना चाहिए। बिकॉज मैं मोस्टली दिल्ली साइड में रहता हूँ, राघव ट्रैवल ज्यादा करता है, और फिर मैं बैंगलोर गया तो मैंने देखा कि जितनी तेजी से हम सोच रहे हैं उससे फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। 2030 तक तो काफी बदलने वाला है। ट्रक, आपके अगल बगल ट्रक, बस, हर चीज जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होने वाला है। अभी तक सारे सिस्टम मैकेनिकल है, फिर काफी सारे इलेक्ट्रिक बैटरीज, ये सब में आने वाले हैं। जो हमारी 7 साल की जर्नी है उसमें हमने जब भी सोचा है कि जिस तेज़ी से काम होगा
उससे काम ज़्यादा तेज़ी से ही हुआ है। तो 2030 में तो दुनिया आपको इंडिया बहुत अलग दिखेगा इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन फॉर ईवी। कमर्शियल कैटेगरी में आपको अडॉप्शन थोड़ा ज़्यादा जल्दी दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे राहुल ने बताया कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो आपको बहुत ही क्लियरली दिखता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ रनिंग कम हो जाती है। तो कमर्शियल कैटेगरी में आप देखेंगे कि लोग ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करेंगे। इन पर्सनल यूसेज और इन पैसेंजर कैटेगरी वो सेकेंड लेवल पर अडॉप्शन आएगा, क्योंकि वो लोग जो आदमी जितना ज़्यादा चलाएगा वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट निकाल पाएगा एक ईवी से। तो सेकेंड लेवल ऑफ अडॉप्शन आपको पर्सनल कैटेगरी में या पर्सनल मोबिलिटी में दिखेगा। इन 2030 यू विल सी अ लॉट ऑफ टू व्हीलर्स जो आप देखेंगे वो ईवी की तरफ ऑलरेडी मूव कर जाएंगे। फोर व्हीलर्स भी मूव करेंगे, बट शायद जितनी तेज़ी से एक टू व्हीलर या थ्री व्हीलर मूव करेगा, शायद फोर व्हीलर उतनी तेज़ी से नहीं मूव करेगा। बट बस या ट्रक ये काफ़ी सारे आपके इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। एंड थैंकफुली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश दे रही है, बोथ स्टेट एंड सेंटर, कि आप नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज पे जाइए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी ये बताती है कि आप कमर्शियल कैटेगरी में आप दिल्ली में एक नॉन ईवी नहीं चला सकते, तो ऑटोमेटिकली यूज़र के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता बट टू अडॉप्ट टू एन ईवी। तो पर्सनली ये कितना कमर्शियली वायबल है, और प्लस सरकार का जो सपोर्ट है उससे हम देखेंगे काफ़ी सारा ईवी की तरफ मूवमेंट बाय 2030। मैं थोड़ा सा अलग एक और एडिशनल पर्सपेक्टिव देता हूँ। तो जब भी सिविलाइजेशनल चेंज आते हैं ना, तो उस समय एक एनर्जी सोर्स रहता है और एक इंजन रहता है। जो पहला मतलब हम लोग सभ्यता में सबसे पहले एक आग बनी थी और पहिया बना था, और उसके बाद दुनिया बदली। उसके बाद जेम्स वॉट ने या एक मोटर बना और स्टीम इंजन बना, रेलवे बनी। उसके बाद कार बना जिसमें कि आपका पेट्रोल बना और एक मोटर बनी। अब ईवी हम उस दौर पे हैं कि हमारे पास भी वही मौका है। ईवी एक बैटरी एक नया सोर्स है और इलेक्ट्रिक मोटर बनेगा। सो आप समझिए कि जो हर एक चेंज जो होता है वो बहुत टाइडल होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बदलता है। जैसे कार बनी होगी तो हर जितने बाइसाइकिल और बुलक कार्ट और ये सारी बैलगाड़ियाँ बदल गई होंगी। वैसे ही ईवी हर उन चीज़ों को बदलेगा जहाँ पर ट्रेडिशनल सिस्टम है, जहाँ पर पेट्रोल है, जहाँ पर डीजल है, वो सब कुछ अब बैटरी प्लस ये होगा। तो स्कोप मतलब दुनिया इसीलिए 2030 तक इमेजिन करनी जितनी तेजी से भाग रही है। विल सी लॉट्स ऑफ चेंजेस। चाइना ट्रैप से कैसे बचेंगे इंडियंस, क्योंकि कुछ भी आता है तो चाइना मार्केट में आकर के घुस जाता है और मुश्किल होता है। हाँ, इसका आपका क्वेश्चन बहुत ही वाजिब है। और एक बार मैं अपने वेंडर से, मतलब एक एनेक्डोट से मैं शुरू करता हूँ कि वेंडर से मैं पूछ रहा था कि चाइना में कोई भी प्रोडक्ट रहता है वो इतना अच्छा बनाते हैं, तुम क्यों नहीं अच्छा बना पाते हो। शीट मेटल का छोटा सा डब्बा था, तो उसने कहा कि आप जब चाइना में देते हो तो आप कहते हो कि मैं आपको 20,000 10,000 इतने आइटम्स मुझे ऑर्डर करना है, आप उसको अपफ्रंट पेमेंट करते हो, आपको प्रोडक्ट 90 दिन 30 दिन बाद मिलता है। जब आप इंडिया में करते हो तो आप बोलते हो कि मैं जो वेंडर है उसको 30 दिनों बाद पैसा दूंगा मैं, राइट। और उसमें आप कहते हो कि आज 2 भेजो, आज 4 भेजो। सो आप कैसे क्वालिटी मैच कर पाओगे। सो चाइना ट्रैप प्रॉब्ली एक हमने ओवर द लास्ट 3-4 साल देश ने काफ़ी सुधार किया है। वो एक प्रॉब्ली सोशल इशू है हमारे साथ, जिसको माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो चाइना ट्रैप बैटरी इज जस्ट वन ऑफ द केसेस वेयर अगर हमें एक चीज़ तो मेरे को ये भी पता है कि यहाँ जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी अच्छा बैटरी बना सकते हैं। दे कैन मेक बेटर देन चाइना। रिटोरिक नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम फोड़ फाड़ देंगे, लेकिन वी कैन डू लाइक स्टिल अमेजिंग वर्क। बट अपना कॉन्फिडेंस, एक ग्रुप बनना ज़रूरी है वेयर पीपल स्टार्ट वर्किंग इन इकोसिस्टम की। अगर मुझे किसी चीज़ की कमी है तो कोई और बंदा उसे हेल्प कर दे। एंड देन गवर्नमेंट शुड जस्ट ओवरसी। गवर्नमेंट का इतना काम रहना चाहिए कि कहीं सपोर्ट सिस्टम बनाना है तो उतना करे, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें। जस्ट सपोर्ट इट, बिल्ड इकोसिस्टम जहाँ पर आप कर सके। एंड देन लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे दादाजी कहते थे कि इंडिया ने क्या सुई से लेकर जहाज तक बाहर से आता है। फिर आप बड़े हुए, आपके पिताजी यही कहते थे सुई से लेकर हवाई जहाज। हमने भी यही कहा, अगर हम नहीं काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी यही कहेंगे, राइट, कि सुई से लेकर जहाज तक बाहर से आता है। तो माइंडसेट बदलना है। सब कुछ है हमारे पास, टैलेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर विल टेक टाइम। ऐसा नहीं होगा कि हम कल के दिन में बदल देंगे। दूसरा, हमें थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा।
सो एक सिविलाइजेशनल चेंज जो हम लोग के साथ है कि हम अब थोड़ा मैजिक में विश्वास करते हैं, कोई आएगा बंदा ऐसे जादू की छड़ी देगा और बदल जाएगा। वैसा नहीं होगा, आपको पेशेंटली 10-20 साल देने होंगे, एंड देन इट शुड बी अ कैलकुलेटेड ग्रोथ कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा। और अभी टचवुड चीज़ें वैसे ही चल रही है इंडिया में, कुछ कुछ सेगमेंट वैसे हो रहे हैं, तो वी शुड वेट कि थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी अच्छी होती जाएगी तो हम उस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया भी इस पर काम कर रहा है, और जैसा कि देखा जाए कि इन लोगों ने बहुत सारे टैक्स, कुछ टैक्स भी हटाए हैं, तो क्या लगता है कि वो भी इस मार्केट में उसी मजबूती से घुस पाएंगे? थाईलैंड एंड इंडोनेशिया दोनों अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करने के लिए ये सारी पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स लॉन्च कर रहे हैं, बट दे बीइंग एबल टू कम्पीट इन इंडिया वो थोड़ा सा मुश्किल है। एंड थैंकफुली अब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस लाया है। एंड जैसे बोलते हैं ना, पहले सर्विसेज सेक्टर ग्लोरीफाइड था, फैंसी था, सब लोग सर्विसेज सेक्टर में जाना चाहते थे। आजकल बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। जब से आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अब फैंसी हो गया है, सेक्सी हो गया है, तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे। एंड जो ये PLI स्कीम्स जो ये सरकार अब लॉन्च कर रही है, तो इनकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत सारा इम्पेटस आएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि हमको थाईलैंड या इंडोनेशिया से बहुत सारा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए ही कम्पीट कर पाएंगे, वो इंडिया में आके नहीं कम्पीट कर पाएंगे। एंड अब मेरे को लगता है कि जो आप चाइना ट्रैप की बात कर रही थी, बहुत सारा माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है कि हम चाइना का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढें और अपने लिए वो खुद की कॉम्पिटेंस बिल्ड करें। एंड आज बहुत सारे जो मैं कस्टमर से मिलने भी जाता हूँ, तो उनका भी ये थोड़ा सा माइंडसेट बन रहा है कि हम इंडियन कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। एंड जैसे जैसे वो फीलिंग हमारे पूरे इकोसिस्टम में आती रहेगी, हम ऑटोमेटिकली देखेंगे कि इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ वो शिफ्ट, जब तक हम क्विक सॉल्यूशंस की तरफ जाते रहेंगे तब तक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कभी प्रमोट नहीं होगा। बट थैंकफुली वो चेंज दिख रहा है। आज बहुत सारे कुछ हमारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम शुरू में चाइना से इंपोर्ट करते थे, बट हमारे कस्टमर्स ने बोला कि आप यू लुक फॉर एन इंडियन ऑल्टरनेटिव, आप इंडियन सप्लाई चेन बिल्ड करिए, इंडियन कंपनीज को डेवलप करिए। तो हमारे पास भी एक ऑप्शन रहा कि हम ये बिल्ड कर पाएँ। अब हमारे लिए इतना फेवरेबल हो गया है कि हम वो चीज़ें चाइना से नहीं इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे ये शिफ्ट आएगा, एंड ये शिफ्ट अगेन बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। एंड इन द नेक्स्ट 10 years we will see that we will build a much stronger alternative to China in terms of manufacturing. क्या बात है। अच्छा, आपका एक प्रोडक्ट है एरे, जो 100% एरे है ना? बिल्कुल 100% मेड इन इंडिया है। क्या है वो, किस तरह से काम करता है? एरे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके घर के टीवी, फ्रिज, AC को पावर कर सकता है। क्या मतलब मैं भी लगा सकती हूँ अपने घर बिल्कुल में? आप बिल्कुल अपने घर में एरे लगा सकते हैं। और वो आपको कभी भी अगर आपके घर में लाइट जाएगी तो वो आपको 4 से 5 घंटे के लिए बैकअप दे सकता है। वो घर घर के लिए एक प्रोडक्ट है जो एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड अपने घर में लगा के कभी भी ये इंश्योर कर सकता है कि वो बिजली के बिना ना रहे। अच्छा, तो वो भी चार्ज होता है सोलर से ही? वो आप सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, नॉर्मल आप अपने ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन है कि वो आप किसी से भी चार्ज कर सकते हैं, और जब आपकी बिजली नहीं रहेगी तब आप एरे के थ्रू अपने घर को चला सकते हैं। और एक बार चार्ज होने के बाद कितनी देर तक चलता है? चार्ज होने के बाद एक एवरेज घर को वो 4 घंटे तक चला सकता है। 4 घंटे के बाद आपको उसको फिर चार्ज करना पड़ेगा, बट अगर आपकी बिजली जाएगी तो आप 4 घंटे तक अपने घर को चला सकते हैं। और इसका कॉस्ट क्या रहता है? इसका कॉस्ट वेरी करता है। ये 25,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये के बीच में है ये प्रोडक्ट। और ये हमने इस तरीके से बनाया है ताकि हर इंडिविजुअल अपने घर में इसको लगा सके, क्योंकि पहले हम देखते थे कि लोग अपने सीढ़ियों के नीचे अपने इन्वर्टर बैटरी को रखते थे। ये हमने ऐसा बनाया है कि आदमी अपने ड्राइंग रूम में भी रख सके। ये हमने उस तरीके से पूरा इसका एस्थेटिक डिज़ाइन किया है, जो कोई भी आदमी अगर आप अपने घर में लगाओगे तो आप प्राउड फील करोगे कि
हाँ ये मैंने एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तो हमने उस तरीके से बनाया है ये आपके वॉल पे जाके टंग जाता है और आपके पूरे घर को चला सकता है। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का एक बैटरी यहाँ पर है, और ये बैटरी मैं चाहूंगी कि आप दिखाएं एक बार मुझे, और ये क्या काम करती है, कैसे है, इसका कॉस्ट क्या है, आम इंसान के लिए किस तरह से जरूरी है ये, इसके बारे में मैं चाहूंगी डिटेल में थोड़ा बताएं। बिल्कुल। सो ये हमारा स्टैंडर्ड 2 किलोवाट का बैटरी पैक है जो हम शॉपिंग में इस्तेमाल करते हैं। हमने ये सोच के डिज़ाइन किया है कि अगर कोई एक 2 व्हीलर वाला इसको अपने आके स्वैप करना चाहे तो वो भी कर सकता है, एक 3 व्हीलर वाला आके उसको भी स्वैप कर सकता है, और एक 4 व्हीलर चलाने वाला भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो हमने इसकी मॉड्यूलैरिटी को सोच के बहुत ध्यान से इसको बनाया है ताकि ये डिफरेंट एप्लीकेशंस में ये इस्तेमाल हो पाए। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो ग्लोबली ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है। हमने ये चीज़ बनाई है इंडिया के लिए, दिस इज मेड इन इंडिया फॉर इंडिया। ग्राउंड पर आकर के देखो तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए इस बारे में कि आप लोग जो काम कर रहे हैं। तो मार्केटिंग का रोल कितना बड़ा है किसी भी प्रोडक्ट को बड़ा बनाने में, क्योंकि अभी आप लोग उसमें आए नहीं हैं, लेकिन हाँ आप काम कर रहे हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? मार्केटिंग का काफ़ी बड़ा रोल है। सो इनफैक्ट हमारा इनडायरेक्टली जो हमारे कस्टमर्स है वही हमारे प्रोडक्ट को मार्केट कर देते हैं। हम B2B सेगमेंट में, सो हमारे जो कोर कस्टमर्स है वो कुछ ही रहते हैं, बट वही हमारे लिए स्प्रेडर ऑफ वर्ड्स, उनके थ्रू ही हमारा मार्केटिंग होता है। ऑफ कोर्स अब जिस प्रोडक्ट सेगमेंट में हम घुसना चाह रहे हैं या जिस लेवल पे हम कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, सो हमें ये दिख रहा है कि हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा बड़ा करना होगा, हमें और बेहतर मार्केटिंग करना होगा, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बट टू योर क्वेश्चन, मार्केटिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं? मेरा बहुत सिमिलर ओपिनियन है कि मार्केटिंग बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि आपको रीच देने में मार्केटिंग आपकी मदद करता है। तो आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया बट आप कस्टमर तक नहीं पहुंच पाए, तो आप कभी भी उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मार्केटिंग कोई भी एक अच्छे प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक लेके जाता है। तो मेरे को लगता है मार्केटिंग बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट। जो एनर्जी इंडस्ट्री है, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं? क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सब अच्छा बात किया कि हमने ये अच्छा किया, ये किया, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं वहां तक पहुंचते हुए, आप लोगों ने जो जर्नी तय की है अपनी? एनर्जी इंडस्ट्री या ईवी इंडस्ट्री के चैलेंजेस ये हैं कि अभी जो इकोसिस्टम है बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, और बहुत सारी अनसर्टेनिटी है अराउंड द प्रोडक्ट, अराउंड द चार्जिंग प्रोटोकॉल, अराउंड द चार्जिंग कनेक्टर, अराउंड द कि किस कम्युनिकेशन टाइप से हमको बैटरी को चार्ज करना है। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था अभी तक इंडस्ट्री में। तो हर मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, अपनी सुविधा के लिए प्रोडक्ट बना रहा है, बट इवेंचुअली कोई भी अगर इकोनॉमी को सक्सेसफुल बनना है तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अभी तक उस इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बट हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे एक थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन आए ताकि इकोसिस्टम बने, ताकि हम सब लोग मिलके उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलें। अभी बहुत सारा हर आदमी डिफरेंट काम कर रहा है एंड बहुत ही अपने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। लैक ऑफ टैलेंट भी अभी, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो राइट टैलेंट की जो इस पे काम कर सके वो थोड़ा कम है। बिकॉज पिछला 2-3 दशक हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री की तरफ दिया है। मैन्युफैक्चरिंग जो अभी जो जितने लड़के निकल रहे हैं, या हमारे इनफैक्ट मैं अपने बैच को भी इंक्लूड कर लूँ, 10-20 साल तक जितने इंजीनियर्स निकले हैं, तो वो उनको भी राइट स्किल नहीं है। स्किल रिक्वायर्ड इसलिए नहीं था क्योंकि कभी डिमांड नहीं था, और अब डिमांड है, तो यू डोंट हैव इनफ पूल ऑफ पीपल फ्रॉम ITI, मतलब एज कि अगर डिप्लोमा वाले लड़के जो उस पर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स जो काम करें, ये एक चैलेंज दिखता है हमें एनर्जी सेगमेंट में। माइंडसेट, जैसे हमने पहले बताया कि लोगों का माइंडसेट, लोगों को लगता है कि कल क्यों नहीं प्रोडक्ट आ रहा है, आपने आज बोला कल क्यों नहीं बन रहा है। बिकॉज हमने अभी तक ये देखा, जो इंडिया मोस्टली ट्रेडिंग माइंडसेट में रहा है कुछ 90s तक, तो हमें ये दिखता है कि कल हमने देखा कुछ प्रोडक्ट, आज तो अवेलेबल होगा, बट प्रोडक्ट इज अ जर्नी कि आप फेल होंगे, सुधारेंगे, फेल होंगे, सुधारेंगे।
सो वो पार्ट, पेशेंस वाला पार्ट हमारे लिए स्ट्रगल रहता है। हमारे कस्टमर्स या एंड यूजर्स को लगता है कि वो क्यों नहीं, जादू क्यों नहीं हो रहा है, मतलब एक बैटरी क्यों नहीं बना पा रहे हो भाई, जो कि 100 किलोमीटर चल जा रहा है, जो कि सब कुछ कर दे रहा है। बिकॉज हम लोग सीख रहे हैं, करने वाले तो आप ही, हम ही लोग हैं। सो वो वाला एक पार्ट है, स्ट्रगल है। और इकोसिस्टम, जैसे राघव ने बताया कि थोड़े से पैरानोइया है देश में कि अगर कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि अगर मैं किसी और को बताऊंगा तो वो शायद ही विल बिकम माई कॉम्पिटिटर। तो वो धीरे धीरे ऑफकोर्स इट इज गेटिंग सॉल्व्ड। बहुत सारे इंजीनियर्स मिलकर अगर अच्छी बातें करेंगे कि यार प्रोडक्ट में ये होता तो अच्छा होता, वो होता, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सो बहुत सारे नए नए कंपनीज निकल पाएंगे और फिर देश ज्यादा अच्छा कर पाएगा। सो वो धीरे धीरे सब ये सारे हो रहे हैं, बट ये चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस तो होंगे क्योंकि जो इंडस्ट्री अभी बन रही है ना, उसमें तो ढेर सारे चैलेंजेस होंगे। एक तो ये हमने इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में बात की, लेकिन इन्वर्टेड एनर्जी को यहाँ तक पहुंचाने में आप लोगों ने, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस होंगे आपके भी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। तो मैं चाहूंगी कि कोई ऐसी एक बात या दो बात या जो भी चीजें जिन्होंने आपकी जर्नी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया, वो क्या चीजें रही हैं आपके स्टार्टअप को बड़ा बनाने में? मैं पर्सनल वाला बताऊंगा, फिर राघव का एक्सपोजर, वो वाला एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो ही विल टॉल। मैं पर्सनल अपना बताता हूँ कि जब पहली बार मैं सोचा कि मिलता हूँ कस्टमर से, और मैंने ये सोचा कि उधर जाऊंगा, मैं बोलूँगा आईआईटी से निकल कर आया हूँ, और कस्टमर तो मतलब बोलेगा कि भाई तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था मैं, है ना, और वो बोलेगा ये लो ऑर्डर साइन किया मैंने और ले जाओ। तो 1 साल बाद मैं एक कस्टमर के पास गया और वो 3 व्हीलर सेगमेंट के थे, तो उनके पास मैं पहुंचा, मैं बैठा थोड़ी देर, मैंने बताया कि आईआईटी, तो उन्होंने सब कुछ सुना। फिर उन्होंने बोला कि वहाँ 2 चेयर है, आप बैठ जाइए क्योंकि 3-4 आप जैसे और लोग आने वाले हैं, और एक चाय का मतलब चाय उन्होंने ऑर्डर कर दिया और मैं चाय पी रहा था। देन आई रियलाइज कि प्रोबेबली आई हैव टू रीबिल्ड माई सेल्फ। मतलब वो मेरे लिए पर्सनल बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि मेरे को उस दिन वो समझ में आया था कि जितना मैंने अभी तक पास्ट जो था उसको आज तोड़ना पड़ेगा। आई हैव टू रीफॉर्म माई सेल्फ। मतलब अगर मैं नहीं करता हूँ तो प्रोबेबली आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू द प्रोडक्ट, टू द कस्टमर, टू द सेगमेंट। तो इसका मतलब मेरे को आउटलुक कि मैंने जो भी किया वो मेरे आगे के, अब जो आगे की जर्नी है उसमें शायद उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। सो दैट वाज मतलब पर्सनल माइलस्टोन फॉर मी, एंड राघव वुड प्रोबेबली। लेकिन वो कैसा रहा, आपने जब उनको बताया, उन्होंने कैसे लिया आपकी इस पूरी बातचीत को? किस बातचीत को? कि मैं आईआईटी से हूँ? नहीं तो कि आप अपना प्रोडक्ट लेकर के गए थे उनके पास। बहुत उत्साहित नहीं थे, उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारे आप जैसे लोग आते हैं, मतलब कितने रुपए में आप देंगे। और वो ही वाज वेरी ऑनेस्ट। उनका भी बिजनेस शुरू हो रहा था, ही वाज आल्सो। सो उनके लिए आईआईटी का बंदा बना रहा है या कोई भी बना रहा है, क्या उनके लिए तो ये था कि यार मेरे को आप जैसे 3 लोग हैं, 3 सप्लायर है, ये मेरे को इतना माइलेज देता है, ये इतना माइलेज देता है, आप कह रहे हो कि यही सेम चीज कह रहे हो, आप कह रहे हो स्ट्रगल करेंगे, ये करेंगे, तो मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं आपके पीछे। हाँ, मतलब वहां तो कम पैसे में और जरूरत ज्यादा से ज्यादा पूरी हो जाए। दूसरा ये कि सारे कस्टमर्स ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बहुत रीजनेबल रहते हैं, और हम लोग इसलिए ग्रो कर पाए क्योंकि वी मेट वेरी रीजनेबल कस्टमर, वेरी गुड कस्टमर। बट ही वाज काइंड ऑफ ऑनेस्ट ऑन योर फेस कि यार देखो तुम्हारे पास जो भी कार्ड में लिखा हो ये हो वो ठीक है, मतलब बैटरी कैसा दे रहे हो हमारे काम की, हमारे बजट में आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी था मेरे लिए कि यार वो वैनिटी का से ज्यादा वैल्यू काम की रहेगी। तो अगर हम अच्छी बैटरी बनाएंगे तो वो पक्का वो मेरे से बैटरी लेंगे। मतलब वो रियलाइजेशन हुआ कि अगर अगली बार मैं आऊँ तो बैटरी पे, मैं ये नहीं कि मैं क्या हूँ, मेरी बैटरी क्या कर सकती है वो मेरे लिए जरूरी है। उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या मैंने उसे एक्चुअली फील्ड पर करके दिखाया है। And he became one of our large customers actually later. But तो आपने ऐसा कोशिश भी किया है कि मतलब परफॉर्मेंस को उसकी लेकर के वो बेटर से बेटर हो और कॉस्ट को लेकर के कि कम से कम हो जाए? हम एक्चुअली थोड़ा वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इंडिया मेरे को लगता है एक वैल्यू ड्रिवन मार्केट है। कस्टमर को अगर आप वैल्यू दिखा पाते हो तो आप उससे उस वैल्यू के लिए चार्ज भी कर पाते हो।
जैसे बहुत सारी आप ऐसी अप्लायंसेज हैं, फ़ोन्स हैं, जो आज आप देखते हैं कितने सारे लोग आईफोन या सैमसंग के फ़ोन लेके चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये फ़ोन मेरे को वैल्यू डिलीवर कर रहा है जिसके मैं इसको पैसे दे रहा हूँ। हमेशा वो सबसे चीपेस्ट चीज़ नहीं लेता है। तो हमने हमेशा थोड़ा वैल्यू पे ज़्यादा फोकस किया है कि हम कैसे अपने कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ, एंड वी विल चार्ज हिम फॉर दैट वैल्यू। एंड वो जो हेडलाइन नंबर होता है कि मैं इस प्राइस का दे रहा हूँ, उस प्राइस की कोई अहमियत नहीं होती है। आप उस प्राइस के लिए उसको क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, उसकी अहमियत होती है। तो हमने हमेशा कस्टमर को ये समझाने की कोशिश करी। और जैसे राहुल ये बोल रहे थे कि जब हमने चालू किया था तो हमको अपने पर्सनल अचीवमेंट्स, हमको ये लगते थे कि वो पर्सनल अचीवमेंट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, बट जब आप कोई भी नई कंपनी चालू करते हैं तो वो आपके लिए डे 0 होता है। उस जर्नी के लिए तो आज आपका पहला ही दिन है। आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स अब आपको वापस प्रूफ करना है कि आप उस अचीवमेंट के लायक हैं या नहीं है। तो जो हम अपना बैज लेके चलते हैं वो हमको वापस प्रूफ करना पड़ता है कि क्या हम उस बैज के वर्दी हैं या नहीं है। बट जैसे आपने पूछा था कि क्या हमारे टॉप 3 चैलेंजेस रहे, तो आज जब हमने अपना पहला एम्प्लॉय भी हायर किया तो उसको भी हमको ये समझाना पड़ा कि क्यों आपको हमारी इस जर्नी में हम पे भरोसा करना चाहिए और हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि पहले जब वो बंदा ज्वाइन कर रहा था तो उसको ये लगा कि मैं इन 3 लड़कों पे मैं कैसे भरोसा कर लूँ अपने जीवन के साथ। तो वो हमारे लिए, जब हमारी पहली कोर टीम बनी 5 लोगों की, 10 लोगों की, तो हमको बहुत संघर्ष हुआ हर एक आदमी को ये समझाने में कि क्यों आपको हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हमने अगर 3 लोगों को ऑफ़र दिया तो शायद एक ही ने हमारे को ज्वाइन किया। तो ये संघर्ष से हमने धीरे धीरे इतनी बड़ी टीम बिल्ड करी है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिससे हम लोन लेने गए, उसको भी हमको ये समझाना पड़ा कि क्यों हम सही आदमी हैं जिसको आपको पैसे देने चाहिए एक कंपनी बिल्ड करने के लिए। सेम संघर्ष हमको एक कस्टमर के साथ, जो हमारा पहला कस्टमर था, जब हमने अपना पहला कस्टमर ऑनबोर्ड किया तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो हम उनको 5 साल की वारंटी दे रहे थे और वो कह रहे हैं आपकी कंपनी 5 महीने पुरानी है और आप आके मेरे को ये बता रहे हैं कि आप 5 साल की वारंटी देंगे। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि आप 5 महीने बाद रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले। इंटरेस्टिंग। तो ऐसे चैलेंजेस के थ्रू हम गुजरे हैं, एंड वी वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमको हर चीज़ में कोई एक ऐसा पर्सन मिला जिसने हम पे भरोसा किया। चाहे वो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉई था, चाहे वो हमारा फर्स्ट कस्टमर था, या हमारा फर्स्ट फाइनेंसर था, जिसने ये भरोसा किया कि आप लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम शायद ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि किसी को तो आप पे भरोसा करना पड़ता है। तो हमको बहुत सारे चैलेंजेस इस प्रकार के आए। टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस आए, जिसमें जैसे जो टेक्नोलॉजी या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं बहुत ही नया प्रोडक्ट था। हम किसी के पास जाके ये पूछ नहीं सकते थे कि क्या सही तरीका है इस चीज़ को बनाने का। तो दी ओनली वे टू मेक द प्रोडक्ट वाज कि गलती करो, सीखो, फिर गलती करो, फिर सीखो। तो हमने हर प्रोडक्ट को बनाने में 4-5 बार इटरेशन किया, गलतियाँ करी, कस्टमर को दिया, सीखा, फिर इम्प्रूव किया। हमने बहुत सारी, हमारे पास ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें हम एक्चुअली खुद रिक्शा चला रहे थे या खुद 2 व्हीलर चला रहे थे, हम अपनी खुद की टेस्टिंग खुद कर रहे थे। एंड वैसे हमने कर करके अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और बेटर किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत नई थी और इंडिया में बहुत कम लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया था। तो हमने बहुत लोगों से पूछा, सीखा। सो अगेन एक फ़नी सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि बैटरी के अंदर ये कम्युनिकेशन वाली बैटरी होती है और इसमें एक कैन पिन होता है। सो डेटा ट्रांसफ़र के लिए कैन और 2 UART ID, ये 2-3 वायर्स होते हैं। मैं, राघव, आदित्य, हम तीनों मेटलर्जी के स्टूडेंट हैं। हमने कॉलेज में 1 साल पढ़ा होगा और बाकी साल घाट के किनारे बैठ के जीवन के बारे में सोचा। तो पढ़ाई में हम लोग बहुत तेज़ नहीं थे। हाँ, ये था कि जो भी मिला उसको अच्छे से कर सकते। जॉब में हमने काफ़ी एक्सेल किया। जब पहली बार बैटरी में किसी ने बताया कि इसमें कैन वायर होना चाहिए और हमें समझ नहीं आ रहा था, तो पहले तो लोगों से जब पूछना शुरू किया तो बहुत मुश्किल हो रहा था। लोगों ने बोला नेहरू प्लेस चले जाओ, एशिया का सबसे बड़ा वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है या जो भी है। सो वहाँ जाकर मैं दुकानों से पूछने लगा, यार कैन पिन दे सकते हो? तो दुकानदार ऐसे पूछ रहे थे कि हरा वायर चाहिए या लाल वायर चाहिए।
और तब समझ में आया इकोसिस्टम इतना कमजोर है और आपको इस पे बिल्ड करना है कि आपको कुछ नहीं पता है। तो इट वाज एक्चुअली मतलब वो शुरू का जो 1-2 साल का स्ट्रगल था कि पहले तो आपको कुछ बनाना है, पर ये समझना भी क्या बनाना है और कैसे बनाना है, वो फिगर आउट करना शुरू का मतलब टेक्निकल संघर्ष। अगर आप जो पूछ रहे हैं टेक्नोलॉजी में क्या चैलेंज आता है, तो ये कि हमें पता ही नहीं कि क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा होगा ना जब पहली बार रिक्शा चल गया होगा काफी दूर तक। बिल्कुल। तो किसने चलाया था? राहुल ने, हम स्कूटी पे टेस्टिंग कर रहे थे। कौन कौन लोग थे? हाँ, तो वो स्कूटी पे सिर्फ राहुल ही बैठे थे क्योंकि किसी और को भरोसा नहीं था उस स्कूटी पे बैठने के लिए। तो हमने बहुत बार गिरे भी, हमने बहुत बार एक्सीडेंट भी किया उस स्कूटी के साथ। तो वो बहुत सारा हमारा फीलिंग एक्सपीरियंस था, बट उसने हमारे को बहुत स्ट्रांग बनाया। और उसके बाद हमको जब हमारा पहला प्रोडक्ट चला तो फिर हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि बेशक हम शायद थोड़े गिरने के बाद बनाए, बट हम बना तो लेंगे। नहीं, वो तो है। हम लोग, हमारे यूपी में एक होता है ना कि बहुत गामा बनते हैं हम लोग जब तक मैदान में उतरते नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड पर आते हैं तो सारी असलियत सामने आ जाती है ना। नाइस। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? सो हम एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन R&D। हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं लाइक अ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बैटरीज OEMs को देते हैं या रिटेलर्स को देते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, जो फर्दर एंड कस्टमर को ये बैटरीज देते हैं और वो उनसे पैसा लेते हैं और फिर वो हमको पैसा देते हैं। और किसी को चाहिए होगा तो वो सीधे आपसे नहीं ले सकता है? सो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या OEMs हैं। तो किसी भी कस्टमर को चाहिए होता है तो वो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स या OEMs के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है। जो लोग इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो आपसे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, तो वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है वो। तो वो हमारी वेबसाइट के थ्रू हमको, मैं चाहूंगी वेबसाइट को मेंशन करें आप। उसका www.inverted.in। इन्वर्टेड की स्पेलिंग है INVERTED। तो वो वहाँ पे हमारे को रीच आउट कर सकते हैं और उसके लिए हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं, हमारे सेल्स पॉइंट भी बना सकते हैं, हमारे एम्प्लॉइज जो बनना चाहते हैं वो भी हमको रीच आउट कर सकते हैं हमारे करियर पेज के थ्रू। जो लोग ईवी पर स्विच करना चाहते हैं, मतलब ये सवाल मेरे अंदर भी आता है कि मैं उसका मेंटेनेंस कैसे ठीक से, कि वो ठीक से काम करे। अगर मैं एक नॉर्मल गाड़ी चला रही हूँ या स्कूटर चला रही हूँ, तो मुझे अगर ईवी पर स्विच करना है तो ऐसे क्या क्या टिप्स होने चाहिए जिनको अगर मैं हर दिन के हिसाब से फॉलो करूंगी टाइमली? मतलब मैंने अगर कोई सामान अपने घर में रखा है तो मुझे उसका ख्याल भी रखना है, तो उसका ख्याल कैसे रखा जाए कि उसकी उम्र भी बढ़ सके और मेरे लिए भी उसको इस्तेमाल करना आसान रहे? तो हम बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे देते हैं, ताकि कस्टमर ये जान पाए कि वो किस तरीके से ऑप्टिमली बैटरी को इस्तेमाल करे ताकि उसकी लाइफ बढ़े। बट कुछ 3-4 चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप उसको जितना कम जर्क दें या जितना कम आप उसको झटके दें, उतना आपकी प्रोडक्ट की लाइफ ज़्यादा बढ़ती है। जब आप गाड़ी को चला के आए हैं तो अपनी बैटरी को 15-20 मिनट का रेस्ट दें बिफोर आप उसको चार्जिंग पे लगाएं। गाड़ी को ओवरनाइट चार्जिंग पे कम लगाने की कोशिश करिए। जनरली आप 4 घंटे लगाइए, 3 घंटे लगाइए और उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए रादर देन पुटिंग इट ऑन चार्ज फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। पानी से थोड़ा सा उसकी सावधानी रखें। उसको बैटरी को कभी भी पानी से डायरेक्टली एक्सपोज ना करें क्योंकि वो उससे डैमेज हो सकती है। ये कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप एक ईवी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी क्या आप लोगों का ऐसा कोई प्लान है कि कहीं से फंडिंग लेनी है, या आप लोग अभी प्रॉफिट में हैं, मतलब फंडिंग की तरफ सोच ही नहीं रहे हैं? सो हम ओपन हैं इस चीज़ के लिए। हम एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि जिस तेज़ी से मार्केट ग्रो कर रहा है हम भी उसी तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए हमको शायद थोड़ा सा स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप करनी पड़े कुछ कंपनीज के साथ, ताकि जो गलतियां हम अभी खुद कर रहे हैं शायद हम किसी और की गलतियों से सीख के हम वो गलतियां ना करें और हम वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाएँ।
तो वी आर ओपन टू गेटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑन बोर्ड, तो वो हम ऑन एंड ऑफ देखते रहते हैं, बट इतना एक्टिवली उसको अभी परस्यू नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ओपन टू इट। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप लोग आज के, मतलब क्योंकि आप लोगों को 7 साल हो चुके हैं, तो आज के टाइम में आप दोनों अपने आप को कहाँ पर देखते हो? मतलब खुश हो अपने आप से, या अभी भी लगता है कि जेफ बेजोस अपनी कंपनी को पिछले 30 साल से चला रहे हैं और वो कहते हैं कि दिस इज स्टिल डे 1। सो हम अपनी जर्नी में तो डे 0.5 पर हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा मिशन है, अभी तो हमने बस काम करना चालू ही किया है, तो अभी देयर इज अ वेरी वेरी लॉन्ग रोड अहेड फॉर अस। यहाँ पर ये है कि रिपेंटेंस होता है ना, कि क्या गलत तो नहीं कर लिया, वो शुरू में जो रहता है कि जब आप जंप करते हो कि कितनी लंबी रेस जाएगी, तो वो अब वो नहीं रहता है। एंड देयर इज अ सेटिस्फैक्शन कि कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो अब वो डर नहीं है कि जो काम कर रहे हैं उसका कुछ यूज है कि नहीं। सो एक जो मिड लाइफ, क्वार्टर लाइफ, 3/4 लाइफ, क्वार्टर जो भी क्राइसिस रहता है, उसके तरफ की जो काम किया, जो सीखा है, तो एक खुशी देती है। सो दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एंटरप्रेन्योर, कि आपको हमेशा एक इस चीज का सेटिस्फैक्शन है कि जो काम कर रहे हैं, बिकॉज दैट ड्राइव्स यू कि अब और भी ज्यादा हम कर सकते हैं, वी कैन मेक मोर इम्पैक्ट। बिल्कुल। राहुल, आप कविताएं भी लिखते हैं, तो हाँ, मतलब अगर एक कविता सुना दें हमें तो थोड़ा माहौल बन जाएगा। लिखने के ऊपर था, क्योंकि एक समय में खूब लिखता था। तो कविता ऐसे शुरू होती है, लिखो तो खुद को खोल कर लिखो, सतहें छील कर लिखो, आत्मा निचोड़ कर लिखो, ढकोसले से भरी दुनियादारी पर लिखो, तरस आ जाए तो लाचारी पर लिखो, प्रेम को प्रेम लिखो, दर्द को दर्द लिखो, चाह को चाह लिखो, घुटन को घुटन लिखो, भीड़ में भरी हुई उबासी पर लिखो, हारे हुए मोहब्बत की उदासी पर लिखो, लालच में डूबे हुए समाज पर लिखो, जो की तरह खून चूसते रिवाज पर लिखो, लिखो तो यूं लिखो कि लिखने वाले भी बस तुम, पढ़ने वाले भी बस तुम, लिखो तो सुई की तरह लिखो, जो मवाद से भरे हुए घाव को एक बार में फोड़ दे। क्या बात है, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो ये कहाँ से, ये कवि कहाँ से आया? घाटों पर से आया? घाटों पर से आया ये कवि। तो लिखता तो मैं स्कूल में भी था, बट वो मोस्टली राइमिंग पोएट्रीज लिखता था, और बनारस आपका कुछ ना कुछ हिस्सा ले लेती है और आपको कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ दे देती है। सो कॉलेज में मैं थिएटर ग्रुप में था, और वहाँ पर मेरे को लगा कि लिखने का एक रीज़न होना चाहिए। व्हाई डू यू राइट? पहले तो ये रीज़न होना चाहिए क्यों लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। सो वहाँ से मैं लिखता रहा, काफ़ी लिखा मैंने, और अभी काफ़ी कम हो गया, बट हाँ, मतलब मेरे को लगता है शायद कुछ सालों बाद और एक्टिवली लिखना शुरू करूँगा। लिखना एक मीडियम है आपको स्ट्रेस रिलीव करने का, सो इट हेल्प्स यू अ लॉट, एंड आपके अंदर का बच्चा वो जगा कर रखती है, जागृत रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे या जो नए लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें बहुत तरह तरह के फ्रॉड भी हैं, है ना? बहुत सारी चीजें बच्चे ऐसी फेस करते हैं, आते हैं बड़े एंथू के साथ आते हैं कि हाँ करना है, हम भी स्टार्टअप करेंगे, है ना, हमारा भी अपना बिजनेस होगा, अपना काम होगा, लेकिन वो बड़ी सारी चीजें फेस कर लेते हैं जो फ्रॉड चल रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो लॉयल एक एंटरप्रेन्योर का लॉयल होना कितना जरूरी है, और इस इंडस्ट्री के फ्रॉड से वो कैसे खुद को बचा सके, ये मैं चाहूंगी कि आप बताएं। हाँ, मतलब इसका ये थोड़ा सा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अभी के मतलब वो ज्ञान टाइप का ही लगेगा। हाँ, नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप वो ज्ञान दें। वो ज्ञान देना जरूरी है, ज्ञान की बहुत जरूरत है। एक तो जैसे अभी जो नए एज में जितने लोग निकल रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं सोशल मीडिया से। तो फर्स्ट उन्हें लगता है कि क्विक ग्रेटिफिकेशन वाला जो स्टार्टअप इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए कि मेरे को बहुत जल्दी मेरा नाम हो जाए। सो फर्स्ट आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि आप क्यों बना रहे हैं और क्या बनाना चाह रहे हैं, और ये आंसर कभी खत्म नहीं होता है। आज के टाइम में अगर आप मेरे से पूछ लो तो आई विल स्टिल बी हैव सम मोर डाउट्स कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। पर जो भी बच्चे अगर निकल रहे हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक तो ये रहना चाहिए कि थोड़ा सा लॉन्ग पिक्चर देखें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ वेरी क्विक रिजल्ट। थोड़ा स्किन इन द गेम रखें, ये दिमाग में ना रखें कि जल्दी पैसा बनाना है, जल्दी कुछ बनाओ और बेच दो। सो वो अप्रोच काम करता है कुछ लोगों के लिए, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं।
जो आप जिस चीज़ पर काम करना चाह रहे हो, सब्जेक्ट को अच्छे से समझें, मार्केट को, उस सब्जेक्ट को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को, कि वो क्या चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम कि मैं कोई एक चीज़ बना दूंगा जो कि शायद दुनिया बदल देगी। मतलब वो जनरली जब स्टार्टअप करने वाला है, वो कॉलेज के 23 साल के लड़कों की तरह बहुत बार लोग होते हैं कि क्रांति करनी है। क्यों करनी है क्रांति नहीं पता, पर क्रांति हमेशा जरूरी नहीं होती है क्रांति करना। मतलब अगर आप स्टार्टअप से पूछिए तो हर कोई डिसरप्ट, आई वांट टू डिसरप्ट समथिंग, पहले बना लो फिर डिसरप्ट करेंगे। वो बड़ा मतलब गुड बज़वर्ड्स अच्छे रहते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है फंडामेंटल प्रोडक्ट, फंडामेंटल आइडिया स्ट्रांग रहना चाहिए और एक इवेल्युएट उसे करते रहें। तो हमारे साथ एक चीज टचवुड जो वर्क करता है कि हम लोग एक दूसरे के काफी बड़े क्रिटिक हैं। सो हम लोग बैठते भी हैं और फिर कि ये करते तो शायद अच्छा रहता है, ये इस जगह पे तुम डेविएट हो रहे हो, इस जगह पे तुम डेविएट हो रहे हो। सो एक आईना जरूरी है। अगर आईना नहीं रहेगा तो आप कभी इन्वेस्टर ड्रिवन हो जाओगे, कभी आप मीडिया ड्रिवन हो जाओगे, कभी अपने खुद से डाइग्रेस्ड हो जाओगे। तो वो जरूरी है। एंड प्रोबेबली राघव वुड स्पीक मोर, उसने 2-3 स्टार्टअप्स देखे हैं। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए थोड़ा मिशन डिफाइन करना बहुत क्रिटिकल है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो क्यों करना चाहता हूँ और इससे मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। तो जब आप मिशन होता है तो जब आप कोई भी हाइज और लोज आती हैं आपकी जर्नी में, तो आप उसको सस्टेन कर पाते हैं और आप उसमें डटे रहते हैं क्योंकि आपका एक इनहेरेंट रीज़न है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं। एंड जैसे राहुल बता रहे थे कि कोई भी जर्नी इज़ नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। आपको बहुत समय तक एक चीज़ पे परसिस्ट करना पड़ता है, तभी आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो कोई भी शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे ना भागिए। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड यू शुड डू अ स्टार्टअप फॉर द राइट रीजंस, नॉट फॉर फेम, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर पब्लिसिटी, बट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एंड जो आप फ्रॉड की बात कर रहे थे कि किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को बहुत जल्दी पैसे कमाने के लिए गलत प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में कभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो बिल्ड ऑन द राइट फंडामेंटल्स, बिल्ड फॉर द राइट रीजंस। सो ये मेरा, क्योंकि आप लोग IITian हैं और मैंने अभी ये पिछले कुछ सालों में देखा है जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में घुस गया है, ज़िंदगी में घुस गया, और ये कोविड के बाद से हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है ना। अब पेरेंट्स भी, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के थोड़ा लाइट हो जाते हैं, थोड़ा चिल में, ठीक है बच्चा इतना पढ़ लेगा, बच्चा अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो कहीं ना कहीं नौकरी कर लेगा, है ना। लेकिन फिर भी कितना ज़रूरी है कि बच्चे अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करें जैसे कि हमारी जनरेशन पढ़ करके आगे बढ़ी है। कितना ज़रूरी लगता है आपको? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बच्चों के अंदर वो पैशन अभी भी ज़रूरी है, किताबें अभी भी बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, किताबें बहुत ज़रूरी है। और मैं एक डॉक्टर के पास अपनी वाइफ को दिखाने गया था तो बहुत अच्छा सा उन्होंने पोस्टर लिखा हुआ था कि जो डॉक्टर 10 साल में सिखा सकता है, गूगल 10 मिनट में आपको कभी वो आंसर नहीं दे सकता। बिल्कुल। सो बच्चों के लिए वो जर्नी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, मतलब आई एम ए प्रोडक्ट, आई हैव स्टडीड इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लेकिन मेरे को ये दिखा कि कोई भी किसी चीज़ को आप कंप्रेस करते हो ना तो बहुत सारा चीज़ आप लॉस करते हो। सो अभी क्या हो रहा है कि बच्चे ये देखते हैं कि शायद जल्दी सा कुछ हम लोग ऑनलाइन पढ़ लें एंड देन वी एंटर इनटू अ जॉब, इंस्टेड ऑफ जो 4 साल कॉलेज की पढ़ाई है, 11th-12th की पढ़ाई है, उसको बहुत लाइट लेना शुरू कर दिया लोगों ने। उसका ये भी रीज़न है कि प्रोबेबली सीनियर्स ने भी यही कहा है कि आराम से नौकरियां मिल जाती हैं, जरूरी नहीं है कॉलेज में पढ़ना। वो गलत है। सो कॉलेज में बिल्कुल पढ़ना चाहिए, सारे प्रैक्टिकल बहुत सीरियसली करना चाहिए। अगर प्रोफेसर्स बहुत अच्छे नहीं है, NPTEL एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का जिसपे बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, सारे IIT के प्रोफेसर, अच्छे कॉलेजेस के प्रोफेसर उधर लेक्चर देते हैं, उसको पढ़ो, बट डोंट स्किप 4 years ऑफ योर कॉलेज। सो हमारे इंडिया और जर्मनी, US, UK में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वहां पर वो जो 4 साल रहता है वो बहुत ही ढंग से, वो बैचलर डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। वो आर्ट्स का हो, लिटरेचर का हो, इंजीनियरिंग का हो, कि आपके पास वो आपका पीक ईयर है जब आप सबसे ज्यादा सीख सकते हो, 19 से लेकर 23 तक या 17 से लेकर 21 तक का जो भी आपका टाइम है। सो उस टाइम को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, स्पेशली
कि आप बहुत सारा फैक्टर रहता है कि आप भटक सकते हो, तो वो भटकना जितना कम भटके उतना अच्छा है। एंजॉय कीजिए, ऑफ कोर्स, लाइक यूथ है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर पढ़ लेंगे तो जिंदगी भर फायदा मिलेगा उसका। बिल्कुल। मेरा बिल्कुल सिमिलर ओपिनियन है कि पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपको। एंड जब आप जितने मोल्डेबल हों उस समय पे आप पढ़ लेंगे तो उतनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर पाएंगे और उसका आप उतना बेटर इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कितनी बार हमको भी लगता है कि हमको कॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी जो हमने उतने फोकस से या उतने ध्यान से तब नहीं पढ़ी, जो हमको अब पढ़नी पड़ रही हैं। सो वो जो 4 साल होते हैं आपको एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना चाहिए, बट आपको करिकुलर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगेन देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर एजुकेशन, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर लर्निंग, एंड इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस थ्रू आउट योर लाइफ। यू हैव टू कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इन लाइफ। सो पढ़ाई का बहुत महत्व है। बिल्कुल। ऐसा हुआ कि आपको क्योंकि आप लोग ने IIT पास किया, तो उसका फायदा कहाँ कहाँ मिला? सो IIT का फ़ायदा, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इंडिया बहुत ही बैज ड्रिवन कंट्री है। इसमें हम बैज से लोगों का इंटेलेक्ट या कि वो कितना अच्छा है या बुरा है वो डिटरमिन करते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। हमको बहुत फ़ायदा मिलता है सिर्फ बाय द फैक्ट कि हम IIT से हैं। तो जब हम किसी टैलेंट को हायर करते हैं, उसमें भी टैलेंट हमारे को ज्वाइन इसलिए करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम एक IITians की कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो हमको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। कस्टमर का हम पे थोड़ा भरोसा इसलिए बन जाता है क्योंकि उनको लगता है कि हम IITian की कंपनीज़ के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो अच्छा ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम किसी वेंडर के साथ काम करते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर ये हमको बता रहे हैं कि इसको ऐसे बनाना है तो शायद सही बता रहे होंगे। तो वो एक ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट हो जाता है किसी के साथ भी हम जिससे इंटरैक्ट करते हैं पूरे अपनी जर्नी में, कि ये लोग पढ़े लिखे हैं तो शायद इनको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो उसका बहुत सारा बेनिफिट मिलता है हमको। जो टीनेज बच्चे हैं आजकल के ना, मैं चाहूँगी कि आप लोग उनको मतलब क्योंकि मैंने अभी बहुत सालों से, ये पिछले 3-4 सालों में मैंने ये नहीं देखा कि बच्चे, ऐसा कोई बच्चा मुझे मिला ही नहीं कि जो IIT की तैयारी कर रहा है या IIM करना चाहता है या उसका कुछ सपना ये है कि वो इस इंस्टीट्यूट में चला जाए, इस कॉलेज में चला जाए। वो लोग अलग तरीके से ही बड़े हो रहे हैं। पेरेंट्स का भी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, मतलब वो लोग भी, पेरेंट्स भी लाइट ही लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टिप्स दीजिए उन बच्चों को और उनको बताइए कि ज़िंदगी में पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। मतलब ठीक है, सारी मस्ती एक तरफ, फोन, मोबाइल, टीवी, कार्टून, फिल्में, सब कुछ एक तरफ, लेकिन कितना जरूरी है उनकी प्रिपरेशन की अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सके वो, और वहां से अपनी जर्नी को एक नया आकार दे सके। एजुकेशन बहुत बड़ा आपका बैलेंसर होता है। सो मैंने BHU सिर्फ टीनेज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? सो उनको मैं ऑफ कोर्स ये कहूंगा कि यार पढ़ाई जरूरी है। मतलब देयर इज नो, जैसे हमने अभी भी पहले कहा कि सब्स्टिट्यूट उसका कुछ नहीं है। आप जिंदगी में बहुत रास्ते से एक सेम प्रोबेबली आप पैसे कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन बहुत सारा आपका गैप फिलर है। मतलब इसके साथ आपको हमेशा जिंदगी में एक सही डायरेक्शन देता है, एक भटकने से रोकता है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो टीनेजर्स को दूसरा मैं ये प्रोबेबली सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, कम से कम यूज करें सोशल मीडिया। आपको लगता है आप सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपको कंज्यूम कर जाता है। सही आइडियल्स रखें, मतलब डोंट लुक फॉर रॉन्ग हीरोज। सो वो सबसे ज्यादा हार्म करता है कि आप के हीरोज जो रहने चाहिए, जिनको आप आइडियल्स देखते हैं, जरूरी नहीं हीरो बनाना, लेकिन अगर आप देखते हैं, यू वांट टू, इफ देयर आर पीपल हु आर इंस्पायरिंग यू, दे शुड बी राइट पीपल हु हैव क्रिएटेड वैल्यू फॉर द सोसाइटी, हु हैव क्रिएटेड वैल्यू फॉर द सिस्टम, फॉर द कंट्री। सो उन लोगों को देखें। अपने फैमिली को हमेशा, एक और प्रॉब्लम जो हम लोगों ने, हमारे टाइम में एक बहुत क्लोज निट फैमिली थी, तो फैमिली का वैल्यू बहुत हाई रहता था। अभी वो मेरे को लगता है कि एक रिबेल वाला कि यार मैं नहीं, मतलब आई एम काइंड ऑफ डिफरेंट। मैं, मेरे माँ पिता जो हैं वो कुछ और चाहते हैं, बट मैं क्योंकि डिफरेंट लीग का बच्चा पैदा हुआ हूँ, ज्यादा ही समझदार हूँ। तो वो गलत फीलिंग होता है, वो आपको रियलाइज होता है 30 साल के बाद कि यार वो गलत है। जो सबसे ज्यादा आप पे ध्यान दे रहे थे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जो सबसे ज्यादा मेहनत आप पर कर रहे थे,
सो उनको डोंट नेग्लेक्ट देम, हियर देम। मतलब हो सकता है कि उनके सारे राय, वो सारे चीज सही ना हो या हो, बट इट इज ऑल लाइक डोंट नेग्लेक्ट कि जो कह रहे इग्नोर ना करे। बहुत सारे जो पॉइंट्स रहते हैं उसमें मेरिट रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, ये कहना चाहूँगा। और एजुकेशन एक बहुत अच्छा लेवलर होता है। अगर दो इंडिविजुअल्स जिनके पास अनइक्वल अपॉर्चुनिटी भी है तो उसको इक्वल बनाने में एक एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारे बैच में बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए थे, बट जब वो आए थे, जब वो उस कॉलेज में आ गए थे, देन ऑल वर इक्वल। तब उनका बैकग्राउंड, उनकी कोई रेलेवेंस रह नहीं गई थी। तो एजुकेशन इज अ वेरी गुड लेवलर। आज अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो एजुकेशन इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू बिकम सक्सेसफुल। बाकी सारे पाथ आपको शायद आपके पास वो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ना करती हो, या शायद आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ना करता हो, बट एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास अवेलेबल है, जो सब लेवरेज कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड लेवलर, एंड वो सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो एजुकेशन ईजिली है और मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्टली अवेलेबल है। वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल है और सब उसको इक्वली कंज्यूम कर सकते हैं और उससे इक्वली बेनिफिट कमा सकते हैं। सो एजुकेशन इज़ अ वेरी गुड लेवलर इन माई ओपिनियन। सो एंड वो शॉर्टेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को पाने का, एंड इट्स एन एसेट। आप वो कभी जा नहीं सकता, वो आपके साथ हमेशा रहता है। एंड शायद जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब मैंने भी पर्सनली कभी इतनी वैल्यू नहीं करी थी एजुकेशन की, बट आज जब वो चीज़ 20 साल बाद भी मैं देखता हूँ तो एक ही चीज़ मेरे साथ है, वो मेरी एजुकेशन है ना। ऐसा लगता है कि हम और बेटर कर सकते थे। Correct. हम थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हैं ना, तो और अच्छा कर लेते। अच्छा, आपका जो एज बैटरी है वो क्या है? जो हमारा एज बैटरी है वो हमारा स्टैंडर्ड 2 किलोवाट आवर का बैटरी है, जिसको हम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वो 2 किलोवाट है, आप साथ में अगर 2 बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वो 4 हो जाती है, अगर आप 4 यूज़ कर रहे हैं तो 8 हो जाती है। तो हमने उसको बनाया बहुत ही मॉड्यूलर तरीके से है और बहुत ही रोबस्ट हमने उसको बनाया है, जो डिफरेंट वेदर कंडीशंस को हैंडल कर सकता है, डिफरेंट राइडिंग कंडीशंस को हैंडल कर सकता है, डिफरेंट रोड कंडीशंस को हैंडल कर सकता है। तो हमने उसको बहुत ही रोबस्ट और मॉड्यूलर बनाया है, एंड दिस इज अक्रॉस कस्टमर सेगमेंट्स दैट पीपल कैन यूज। एक 2 व्हीलर भी यूज़ कर सकता है, एक 3 व्हीलर भी यूज़ कर सकता है, और एक 4 व्हीलर का कस्टमर भी उसको यूज़ कर सकता है। तो हमने वो सारे चीज़ों को सोच के वो बनाया है प्रोडक्ट। नाइस। नेक्स्ट 10 ईयर्स में इन्वर्टेड को आप कहाँ देखते हैं? हम नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारा एक ऐसा विजन है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे देश को सम्मान दे। तो हम इस इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स बनना चाहते हैं, एंड फॉर अ प्रोडक्ट इनोवेशन, कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए जाने जाएं रादर देन रेवेन्यू और एनीथिंग एल्स। हम अपने प्रोडक्ट के लिए जाने चाहिए कि ये सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन दी एनर्जी सेक्टर। हाँ, और सिमिलर मेरा भी सिमिलर व्यू है कि हम लोग एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा कल्चर कि लोगों को लगे कि यहाँ पर सीखा जा सकता है। जितने यहाँ से जो इंजीनियर्स रहे, जो काम करें, वो नए एंटरप्रेन्योर बने, वो नई कंपनियां शुरू करें। सो वी बिकम अ काइंड ऑफ सीड, जहाँ से लोग कैटलिस्ट, आई वुड से, कि और जगह अगर इनिशिएट कर पाए तो बहुत बड़ा सक्सेस रहेगा। 10 साल में हम चाहते हैं कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पैदा करें, बहुत सारे पेटेंट्स जनरेट करें, और बहुत सारी जिंदगियों को इम्पैक्ट कर पाए। जितने ज़्यादा लाइफ हम सुधार पाएंगे वो उतना बड़ा सक्सेस रहेगा हमारे पूरे मिशन का। बिल्कुल। मेरी बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आप लोग जो मतलब सोच रहे हैं, जो आपका विजन है, आप उस तक पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच राहुल, राघव, स्टार्टअप वाइब्स 18 से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रंजना, हमको बुलाने के लिए।